हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब देखिए ऐसा होता है कि एक बंदा जॉब करता है और एक बंदा बिजनेस करता है। अब बिजनेसमैन को ये पता होता है कि मैंने सारी ज़िंदगी काम करना है, ठीक है। मेरा जो जॉब है या जो मेरा अपना बिजनेस है, शॉप है या फैक्ट्री है, कुछ भी है, वो सेट हो जाएगी तो एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक ग्रो होती जाएगी। मेरे बच्चे इसमें आके बैठेंगे, ठीक है, तो वो भी इसको बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। बट ये चीज़ें क्या हैं कि उसमें नहीं होती, जॉब में नहीं होती। ये जो बेनिफिट्स हैं जॉब में नहीं मिलते। जॉब में क्या होता है कि आपको सारी ज़िंदगी काम करना है, ठीक है, 60 ईयर्स की एज तक काम करना है। तो बंदे जो जॉब कर रहे होते हैं उनको ये होता है कि यार हमें क्या है कि सोशल सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें होता है कि नहीं, हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, ठीक है। बिजनेस में क्या है कि अप डाउन बहुत है। मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो लोग बीपी शुगर, खासकर बीपी वाले हैं, यानी कि बीपी बढ़ते हैं ज़्यादा, वो ज़्यादा कौन है, बिजनेस वाले हैं, क्योंकि बिजनेस में टेंशन बहुत है। बिजनेस में क्या है कि एक दिन का नहीं पता, जैसे कोविड-19 था, ठीक है। अब जो बिजनेस थे, बिजनेसमैन थे, अब उनको तो बिजनेस शट डाउन हो गए सारे के सारे, 2-2 महीने बंद रहे, ठीक है। इतने खर्चे पड़ रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की सैलरी देनी है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, पैसे कहीं मिल नहीं रहे, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो बिजनेस में क्या है कि बिजनेस जो होता है कभी ऐसे नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहता। वो अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है। बिजनेस कैन नेवर बी स्टेबल। तो जॉब जो है, खासकर गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो स्टेबल है, या अच्छी कंपनीज में जॉब्स हैं, या टाटा कंपनीज में जॉब्स हैं, एटलीस्ट वो स्टेबल है, ठीक है। वहाँ ऐसे नहीं कि निकाल दिया, बंदा काम कर रहा है, इट्स ओके, ठीक है। वो कंपनी चलती है, 100-100 साल चलती है, ठीक है नहीं, जो बड़े ग्रुप हैं। अब देखिए जॉब में ये है कि बंदा कहता है कि मुझे सोशल सिक्योरिटी हो, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे क्या है कि कुछ पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। अब एक तो होता है कि पेंशन, जो आपको पता ही है, जो पर मंथ मिलती रहती है आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। जब तक बंदा जिएगा तब तक पेंशन मिलती रहेगी। उसके अलावा क्या होता है कि आपको पता है प्रोविडेंट फंड का पैसा इकट्ठा हो रखा है, ठीक है। जो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, वो पैसे उसको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए पेंशन जो होती है, ऐसा नहीं होता कि वो जो एम्प्लॉयर अपनी जेब में से देता है। एम्प्लॉय का ही जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका कुछ हिस्सा, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड का, उसका कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा होता है, पेंशन फंड में जा रहा होता है। तो पेंशन के पैसे वहीं से मिलते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो कोई जेब में से नहीं दे रहा, ठीक है। जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कंबाइंड है। उसमें से कुछ हिस्सा हिस्सा कहाँ जा रहा होता है, पेंशन फंड में। तो पेंशन जो है वो कोई जेब में से नहीं देता, ठीक है। एक चीज़ ये याद रखिए, तो जो प्रोविडेंट फंड के पैसे में से ही पेंशन बाद में मिलती है। और एक जो, अब देखो, एक तो हो गया पेंशन का पैसा, हो गया पर मंथ मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। अब बची पेंशन है जो पर मंथ मिलती रहती है। अब एक और चीज़ है ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी क्या है कि जो बंदा है, एम्प्लॉय है, उसने इतने साल काम किया, अब उसे होता है कि यार इतने साल मैंने अपनी ज़िंदगी की गाल दी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मुझे कुछ तो लमसम मिलना चाहिए। एक लमसम, एक मुश्त अमाउंट दी जाती है एम्प्लॉय को आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। अब देखिए जो ग्रेच्युटी की वैल्यू है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉन्गेविटी ऑफ द जॉब। अगर आप जितना लंबा समय जॉब करेंगे, उतनी आपकी क्या है, ग्रेच्युटी की अमाउंट बढ़ जाएगी। अगर आपने ज़्यादा लंबा समय काम ही नहीं किया तो आपकी ग्रेच्युटी की अमाउंट भी कम ही रहेगी। अब एक चीज़ याद रखिए कि ग्रेच्युटी केवल तभी मिलती है जब कॉन्टिन्यूस सर्विस होती है 5 साल की। अगर आप 5 साल जॉब नहीं करते तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब बोनस की अगर बात करें, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, बोनस में तो यह है कि अगर आप 30 दिन भी काम करते हैं पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरे साल में 30 दिन भी काम करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं बोनस लेने के लिए, ठीक है। बट बोनस की अमाउंट छोटी सी होती है, ग्रेच्युटी की अमाउंट बड़ी हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, आप बहुत सारे साल काम करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सालों का पैसा, ईयर्स का पैसा एक्यूमुलेट हो रहा होता है। हर साल के पीछे 15 दिन की सैलरी, हर साल के पीछे 15 दिन की सैलरी जो है, ठीक है, वो मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अगर आपने 25 साल काम किया तो आपकी सैलरी मान लीजिए अगर 30,000 थी, तो 15 डेज की कितनी बन जाएगी, अगर मान लीजिए 15,000 बन गई, लेट अस सपोज 15 बन गई। अब जो मान लीजिए 20 साल काम किया तो 3 लाख आपका बन गया ग्रेच्युटी का। तो अमाउंट जो है वो अक्यूमुलेट होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें ना ही कोई, पहले बता दूं, कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता, ये एम्प्लॉयर को पे करना होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू द एम्प्लॉय, ठीक है। तो चलिए, तो पहले है कि ये एप्लीकेबल कहाँ होता है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है ग्रेच्युटी एक्ट की, वो कहाँ पे है। तो पहला तो है कुछ एक स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स है, कुछ एक क्या है, स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट्स है। जैसे एवरी फैक्ट्री, जहाँ पे क्या है, विद द एड ऑफ पावर, विद द एड ऑफ पावर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, और कम से कम 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर। पहली बात तो क्या है, कोई भी फैक्ट्री
कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे विद द एड ऑफ पावर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, विदाउट द एड ऑफ पावर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। उसके अलावा माइंस हैं, पोर्ट्स हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, प्लांटेशन है, रेलवे कंपनी, ठीक है, इन पे भी लागू होता है। तो फैक्ट्री में क्या है सिस्टम कि जहाँ पे विद द एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, विदाउट द एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। रेलवे है, ठीक है, माइंस है, और आपका ऑयल फील्ड है, प्लांटेशन है, पोर्ट है, तो वहाँ पे भी लागू होता है ये। उसके अलावा कुछ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है। एवरी शॉप और एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर पर्सनस आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन, ठीक है, किसी शॉप या एस्टेब्लिशमेंट में 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं किसी भी दिन, ठीक है, किसी भी दिन, तो वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्ट लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट। तो कहते हैं बाय नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच 10 और मोर पर्सनस आर और वर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। एक तो हो गया फैक्ट्री जहाँ पे विद द एड ऑफ पावर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, विदाउट द एड ऑफ पावर 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे किसी भी दिन पिछले 12 महीने में किसी भी दिन वर्कर्स की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा हो जाती है। फिर क्या है कि कुछ एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जिसको नोटिफाई कर सकती है गवर्नमेंट, इसे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा, ठीक है, ये किसके तहत आता है कानून, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। तो जहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन लागू कर सकती है, जहाँ पे क्या है कि 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे कहते हैं कि एम्प्लॉय कौन है। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, ये वर्ड याद रखिएगा, अप्रेंटिस वाला। अप्रेंटिस क्या है कि ट्रेनिंग है एक तरह का, ठीक है, जो अप्रेंटिस है उस पर लागू नहीं होता, ठीक है, वो क्या है, एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस whether the terms of such employment are express और implied। ये तो आपने हर जगह देखा होगा कि एम्प्लॉय में क्या है कि हो सकता है कि जो उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है, इट डजंट मैटर, ठीक है। इम्प्लाइड बाय कंडक्ट हो सकता है, बाय बिहेवियर यानी कि, और एक्सप्रेस तो होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट है या वर्बल एग्रीमेंट है। इन एनी काइंड ऑफ वर्क मैनुअल और अदरवाइज इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ ए फैक्ट्री, माइन, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट, जिस पे ये लागू हो रहा है, रेलवे, शॉप या अदर एस्टेब्लिशमेंट जिस पे ये एक्ट लागू है, but does not include any such person who holds a post under the central government or state government and is governed by any other act or by any rules providing for the payment of gratuity। तो इसमें एक चीज आपको समझ आ गई। तो कहते हैं कि जिन जिन एस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट लागू होता है, तो वहां पे जो एक पर्सन जो काम कर रहा है किसी प्रकार का, मैनुअल है या अदरवाइज कुछ भी है, ठीक है, तो उस पर ये एक्ट लागू हो जाता है। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये एग्जम्प्ट कर रखा है इस एक्ट से, उस पर भी लागू नहीं होता, ठीक है ना। और एक और चीज़, जो अप्रेंटिस है उस पर एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है। अप्रेंटिस जो है वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता। अप्रेंटिस इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हुई। मैं रिपीट कर देता हूँ कि कहते हैं कि एम्प्लॉय मीन्स, एक सेकेंड, एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस, यानी इसमें एक तो अप्रेंटिस नहीं आएगा, ठीक है, और जो क्या है कि वेजेस के लिए काम कर रहा है। अब उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर के साथ वो इम्प्लाइड हो सकता है या फिर एक्सप्रेस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो काम कहाँ कर रहा है, सेम जहाँ पे एक्ट लागू हो रहा था, पोर्ट है, ठीक है, या फिर क्या है, पोर्ट है, या फिर रेलवे है, या फिर कोल माइन है, ठीक है जी, या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है, शॉप है जिस पे एक्ट लागू हो रहा है। पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो है, ठीक है, वहाँ पे लागू नहीं होता, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट है उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर लागू नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है आगे, ठीक है। तो कहते हैं ग्रेच्युटी पेबल कब है। तो पहली बात तो क्या है कि मैंने बताया था कि एम्प्लॉय ने एटलीस्ट 5 साल काम किया हो, तो कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स होनी चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट वर्क फॉर 5 ईयर्स कंटिन्यूसली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्रेच्युटी, पहली बात, ठीक है। रेंडर्स कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। तो अगर आप 5 साल लगातार काम ही नहीं कर रहे, ठीक है, देन यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रेच्युटी। एंड अटेन सुपर एनुएशन और रिटायर्स, या डेथ हो जाती है या कोई डिसेबलमेंट हो जाती है एक्सीडेंट से या किसी डिसीज से, ठीक है, तो बंदा डिसेबल हो गया तो वहाँ पे नहीं मिलेगा।
तो सॉरी मिल जाएगा, बेशक 5 साल पूरे भी नहीं किए, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर, जहाँ पे डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो क्या है, कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स है, अब डेथ ही होगी मान लीजिए 4 साल बाद, 3 साल बाद, तो भी एंटाइटल फॉर ग्रेचुटी है, बट ग्रेचुटी बनेगी नहीं कोई खास, ठीक है, चलो वो एक अलग मैटर है, बट बनेगी तो सही, ठीक है। तो उसके एम्प्लॉयज़ के घर वाले जो हैं, ठीक है, लीगल एज हैं, दे आर एंटाइटल फॉर ग्रेचुटी। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय, ग्रेचुटी पेबल टू हिम शैल बी पेड टू हिज नॉमिनी, अगर नॉमिनेट नहीं किया गया, ठीक है, तो उसके जो लीगल एज हैं उसको मिल जाएगी। तो सिंपल हो गया कि जो ग्रेचुटी मिलनी कब है, ठीक है, जब बंदा रिटायर होता है या सुपर एनुएशन ले लेता है, ठीक है, या उसकी जॉब टर्मिनेट हो जाती है, मान लीजिए 20 साल बाद निकाल दिया गया काम से उसको, तो थोड़ी ना उसकी ग्रेचुटी देंगे, जॉब टर्मिनेट हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, या उसकी जो डिसेबिलिटी हो जाती है, तो कहते हैं दो जगह पे क्या है कि जो 5 साल की कंडीशन लागू नहीं होगी, एक तो डेथ हो गई या बंदा डिसेबल हो गया, काम करने लायक नहीं रहा, ठीक है, तो वहाँ पे 5 साल की कंडीशंस लागू नहीं होगी। अगर जिंदा है, रिटायर वगैरह हुआ है, तो ठीक है, उसको मिल जाएगी ग्रेचुटी। अगर डेथ हो जाती है, जो नॉमिनी था उसका, उसको मिल जाएगी। नॉमिनी अगर है ही नहीं कोई, ठीक है, एम्प्लॉय ने कोई नॉमिनेट ही नहीं कर रखा, तो उसके जो लीगल एज है उसको मिल जाएगी, ठीक है, सिंपल बिल्कुल। फिर कहते हैं कि डीम्ड कॉन्टिन्यूस सर्विस, तो नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक तो हमने ये समझा कि ग्रेचुटी पाने के लिए कम से कम कितने साल काम किया जाए, कम से कम 5 साल, तो एम्प्लॉय ने कम से कम क्या है कि 5 साल काम किया हो, तभी वो क्या है कि इंटाइटल फॉर ग्रेचुटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिए कि कहते हैं कि देखिए अब साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, है कि नहीं। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो नॉन लीप ईयर है वहाँ 365 दिन होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है वहाँ 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि देखिए अब पूरा साल तो काम करना नहीं होता, ठीक है, पूरा साल तो काम करना नहीं होता। अब एक एम्प्लॉय कहे कि देखिए मैं तो 60 दिन आया था, 2 महीने ही आता है मान लीजिए साल में, ठीक है, कहते हैं कि मेरी ग्रेचुटी बनती है, ठीक है, 5 साल 7 साल हो गए हैं, वो आता है कितने दिन के लिए, केवल 60 दिन के लिए, मतलब टेम्परेरी जॉब है, जब जरूरत होती है मंगवा लेते हैं, उसको बुला लेते हैं, तो गिनती के 60 दिन साल में आता है, वो 2 महीने मसा आता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेदर ही इज एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी और नॉट, ठीक है। अब एक बंदा है जो मान लीजिए 300 दिन काम करता है, एक बंदा है 60 दिन काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि दोनों ही अगर ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या है कि बर्डन पड़ सकते हैं एम्प्लॉयर पे। तो इसमें हम ये देखेंगे कि यानी कि एक बंदा कॉन्टिन्यूस सर्विस में कब माना जाएगा। एक व्यक्ति को ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम साल में कितने दिन काम करना पड़ेगा, कम से कम 7 दिन साल में कितने दिन काम करना पड़ेगा, और कम से कम इतने दिन काम करना पड़ेगा साल में, और लगातार 5 साल करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल है। अब ध्यान से समझिए, कहते हैं कि देखिए अब डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसी है। अगर माइन है तो पूरे साल में क्या है कि कम से कम 190 डेज काम किया हो, कि कम से कम क्या है 190 डेज काम किया हो। अगर जो एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे 6 दिन से कम काम होता है, तो वहाँ भी क्या है वर्किंग फॉर लेस देन 6 डेज इन ए वीक, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि 190 डेज। जहाँ पे सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, जो शुगर मिल्स हैं, वहाँ 75% ऑफ ऑपरेशनल डेज काम किया हो। अदर एस्टेब्लिशमेंट है तो 240 डेज, वहाँ पे कितने काम किया हो 240 डेज, यानी माइन की केस में 190 डेज एटलीस्ट साल में काम करना है, ठीक है, माइन की केस में एटलीस्ट 190 डेज काम करना है साल में। और जो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 6 दिन से कम काम होता है, तो वहाँ पे ही 190 डेज है, ठीक है। जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट लाइक शुगर मिल्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 75% ऑफ ऑपरेशनल डेज, जितने दिन काम हुआ है उसमें से 75% डेज काम करना है। जैसे मान लीजिए काम ही कितने हुआ 200 दिन, तो 150 दिन कम से कम काम पे आना है, ठीक है। और अदर जो एस्टेब्लिशमेंट है जो नॉर्मल है, जहाँ 6 दिन या 6 दिन से ज़्यादा 6 दिन काम होता है कम से कम मान लीजिए महीने में, ठीक है, जो पूरा साल चलती रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे है 240 डेज साल में कम से कम काम किया हो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर 6 मंथ्स। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक बंदा रिटायर हो जाता है, ठीक है, उसने 10 साल 4 महीने काम किया, 10 साल 8 महीने काम किया, 9 महीने काम किया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जहाँ 6 महीने की बात हो रही है, 6 महीने काम किया मान लीजिए, तो लास्ट वाले 6 महीने काम किया है, तो 6 महीने में वो कितने दिन कम से कम आया हो, ठीक है, इसका हाफ कर लेंगे, 95 डेज 95 डेज 120 डेज। ऑपरेशनल डेज तो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखेंगे, 75% ऑफ ऑपरेशनल डेज। एक नॉर्मल केस देखिए, ठीक है। अब एक बंदा कहते हैं कि 5 साल 7 महीना काम किया, 5 साल 7 महीना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट है जो 6 दिन काम करती है कम हफ्ते में, एक दिन छुट्टी होती है संडे की मान लीजिए,
तो वहाँ पे क्या है कि एक तो देखेंगे कि हर साल कम से कम क्या वो 240 डेज काम पे आया, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। और जहाँ पे 7 महीने काम किया है तो वहाँ देखेंगे कि कम से कम क्या है कि वो 120 दिन काम पे आया हो, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को। तो नॉर्मल की सिंपल हो गया। नॉर्मल क्या है कि उसने क्या है 190 डेज काम किया हो, ठीक है, पूरे साल में। और जो माइंस है, ठीक है, वहाँ पे 190 डेज है। नॉर्मल जो एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ 240 डेज इन ईयर है कम से कम। और जहाँ पे सीजनल है वहाँ पे कितना 75% ऑफ ऑपरेशनल डेज, ठीक है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। अब एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, इस साल में काम कितने दिन किया हो, सॉरी ओवरऑल कम से कम कितने साल काम किया हो, 5 ईयर्स। तो पहली बात तो ये है कि कॉन्टिन्यूस सर्विस कितने साल की चाहिए, कॉन्टिन्यूस सर्विस ऑफ 5 ईयर्स टू गेट एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी। फर्स्ट थिंग इज दैट। उसके बाद क्या आता है, it डिपेंड करता है कि वो कहते हैं कि साल में कितने दिन काम किया हो कम से कम। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर माइन है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कम से कम 190 डेज काम किया हो। एक जहाँ पे क्या है कि 6 दिन से कम काम होता है, 6 दिन से कम काम होता है इन ए वीक, ठीक है, वहाँ पे बंदा 190 डेज कम से कम काम पे आया हो, ठीक है। और जो ऑपरेशनल जहाँ पे क्या है कि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्या है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे कितने दिन हैं, 75% ऑफ ऑपरेशनल डेज। जितने भी ऑपरेशनल डेज हैं उसका एटलीस्ट 75% डेज काम किया हो, ठीक है। अदर्स जो है जहाँ पे 6 दिन काम होता है हफ्ते में कम से कम, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है 240 डेज बंदे ने काम किया हो, ठीक है। ये पूरे साल की बात है। अगर 6 महीने या 6 महीने का देखेंगे तो हाफ कर देंगे, 95, 120, यहाँ तो सेम ही रहेगा, ठीक है। कि मान लीजिए 6 महीने में काम ही कितने दिन हुआ है, ठीक है, 100 दिन, तो 100 का 75% यानी 75 डेज, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के तौर पे। कहते हैं कि देखिए अब क्वेश्चन ये है कि चलिए एक व्यक्ति क्या है कि एलिजिबल हो गया, कि एम्प्लॉय एलिजिबल हो गया टू गेट द ग्रेचुटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ग्रेचुटी देनी कितनी है। पहला, अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो हर एक सीजन के पीछे 7 दिन के वेजेस मिलेंगे उसको। मान लीजिए एक बंदे ने, ठीक है, साल में एक सीज़न आता है, एक सीज़न आता है साल में, ठीक है, तो एलिजिबल होने के लिए उसने 75% ऑफ द ऑपरेशनल डेज काम किया हो, इट्स ओके, ठीक है। अब उसने 7 साल काम किया, मान लीजिए 7 साल काम किया और साल में एक सीज़न था, तो कुल मिला के कितने सीज़न हो गए, 7 सीज़न। तो हर एक सीज़न के पीछे क्या है कि 7 डेज़ की सैलरी मिल जाएगी उसको, 7 डेज़ की सैलरी, ठीक है। तो 7 डेज वेजेस फॉर ईच सीजन। बाकी केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहते हैं कि जो लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी है, जिस टाइम वो रिटायर हुआ या डेथ हुई, उससे पिछली जो सैलरी उसने ड्रॉ की, ठीक है, वो इंटू 15/26। इसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि मंथली जो डेज है, नंबर ऑफ डेज है, वो 26 है, ठीक है। तो 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स, और मैक्सिमम कितनी है 20 लाख। ये कैलकुलेशन देखते हैं हम। मान लीजिए मिस्टर ए रिटायर जो हुए हैं, मिस्टर ए क्या है, रिटायर होते हैं, रिटायर्ड ऑन 25 जून 2021, ठीक है। अब कहते हैं कि जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी वो कितनी है, 20,000 है, ठीक है। और उसका जो वर्किंग डेज है, वर्किंग ईयर्स हैं, ठीक है, उसकी जो जॉब है, ठीक है, जॉब कितने साल की है, टेन्योर ऑफ जॉब, वो काम कर गया 20 साल 9 महीने, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ग्रेचुटी पेबल, ठीक है। तो ग्रेचुटी बनती है वो निकालिए। तो सोल्यूशन कैसे है, सिंपल। ये कहते हैं कि देखिए पहले तो लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी है 20,000। अब उसके पीछे 15 डेज की सैलरी देनी है हमने, 15 दिन की सैलरी देंगे 15/26 करके, इंटू जितने साल काम किया, साल कितने काम किया 20 साल प्लस 9 महीने, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा काम किया है तो पूरा साल काउंट कर लेंगे उसको, तो 21 साल। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी उठाइए, इंटू 15/26 कीजिए, यानी कि 15 डेज सैलरी एक प्रकार की फॉर कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर क्या है 21 साल, क्योंकि अगर 6 महीने से ज़्यादा काम किया तो मान जाएगा ये साल भी पूरा हो गया।
तो 21 साल की उसको क्या है, ग्रेच्युटी मिल जाएगी। क्लियर है? लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15/26 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अगर उसने 6 महीने से ऊपर काम किया तो वो कंप्लीट ईयर ही मान लिया जाएगा। और ये याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम मिलना है वो कितना मिलेगा, 20 लाख। तो ग्रेच्युटी अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 जो मैक्सिमम दी जा सकती है दैट इज 20 लाख। ठीक है, फिर कहते हैं कि ग्रेच्युटी देनी किसको है। अब आपको पता ही है, अगर बंदा खुद जिंदा है तो उसको दे देंगे, अगर डेथ हो चुकी है तो उसके घर वालों को। ठीक है, रिटायर होता है, सुपर एनुएशन है, डिसेबलमेंट है, तो एम्प्लॉय को दे देंगे। जहाँ पे डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को देंगे, अगर नॉमिनेट कर ही नहीं रखा था कोई तो उसके जो लीगल एयर्स हैं उसको दे देंगे। सिंपल, ठीक है ना। इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, सुपर एनुएशन, डिसेबलमेंट, यानी कि बंदा खुद जिंदा जागता है तो वहाँ पे क्या एम्प्लॉय को ही देंगे। बट जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है तो मैंने बताया अगर नॉमिनी अपॉइंट कर रखा तो नॉमिनी को दे देंगे, अगर नॉमिनी है ही नहीं कोई तो जिसका लीगल एयर है, ठीक है, तो उसको पे कर देंगे। कॉमन सेंस भी है ये तो। ठीक है, फिर कहते हैं कि सच पर्सन इज अ माइनर द, अगर मान लीजिए जो नॉमिनी है या लीगल एयर है, ठीक है, वो क्या माइनर है, वो क्या है, माइनर है। ठीक है, लीगल एयर या नॉमिनी क्या है, माइनर है। तो वहाँ कहते हैं कि देखिए अगर जो नॉमिनी है या लीगल एयर माइनर है तो जो ग्रेच्युटी की अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर दी जाएगी बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ये वर्ड याद रखना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये शब्द आगे जाके बहुत आने वाला है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ठीक है, अप्रूव्ड बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करवा दी जाएगी जब तक वो माइनर मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेता। ठीक है, मान लीजिए एक बंदा जॉब करता है, ठीक है, उसने नॉमिनी बना रखा है अपने बच्चे को, अब बच्चा क्या है, माइनर है। ठीक है, अब जो जॉब करता है बंदा, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब जो पैसा है उसकी ग्रेच्युटी का वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा किसी बैंक में, अप्रूव्ड किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, अब वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो अमाउंट जमा करवाई गई है बैंक में, प्लस ब्याज क्या है कि वो दे दिया जाएगा किसको, जो माइनर है, जब वो मेजर बन जाएगा, व्हेन द माइनर अटेन्स मेजॉरिटी। क्लियर? नेक्स्ट है नॉमिनेशन। अभी हमने बात की कि जब बंदे की डेथ हो जाती है, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है वो किसको देनी होती है, नॉमिनी को। ठीक है, अगर नॉमिनी नहीं था कोई या नॉमिनी की मान लीजिए डेथ हो चुकी है तो जो भी लीगल एयर होगा उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है नॉमिनेशन। तो कहते हैं कि देखिए जो नॉमिनेशन है वो कंपलसरी है वहाँ पे जहाँ पे एम्प्लॉय ने 1 साल सर्विस का पूरा कर लिया है। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय ने अपनी सर्विस का 1 साल पूरा कर लिया है तो उसे क्या है कि फिर आगे नॉमिनी अपॉइंट करना है, नॉमिनेट करना है। ठीक है, एवरी एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, एवरी एम्प्लॉय हु हैज़ कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस शैल मेक ए नॉमिनेशन। कहते हैं मोड ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन कैसे करना है, ठीक है, वो पर्सनली जाके कर सकता है, यानी कि एम्प्लॉयर के पास जाके, ठीक है, वहाँ फॉर्म फिल करके जो भी है, या वो थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी क्या है एम्प्लॉयर को भेज सकता है कि हाँ भी जो फॉर्म भर के, ठीक है, लेटर पे लिख के जैसे भी है। ठीक है, और किसकी फेवर में कर सकता है, अगर उसका परिवार है कोई, आगे पीछे कोई है तो परिवार के फेवर में। ठीक है, अगर कोई फैमिली नहीं है तो जब क्या है, देन कैन डू इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है, मान लीजिए बंदा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ है, मान लीजिए कोई, उसको माँ बाप नहीं, पता ही नहीं कोई आगे पीछे कौन है। ठीक है, ना उसकी शादी हुई है, तो क्या है कि उस केस में क्या है कि वो किसी की फेवर में कर सकता है, ठीक है, किसी और की फेवर में कर सकता है। टाइम पीरियड नॉर्मली क्या है, विद इन 30 डेज, इफ एक्वायर्स फैमिली लेटर। ठीक है, जैसे 1 साल पूरा हुआ उसके 30 दिन में उसने क्या है उसको नॉमिनेट कर लिया जिसको करना है। ठीक है, जहाँ पे पहले फैमिली नहीं थी उसकी तो फैमिली किसी और के नाम पे कर दिया, अब फैमिली एक्वायर होगी, बीवी वगैरह आ गई उसकी मान लीजिए, तो फ्रेश नॉमिनेशन करेगा वो इन फेवर ऑफ फैमिली मेम्बर्स विद इन 90 डेज। ठीक है, तो जैसे ही फैमिली मेम्बर उसका आएगा, जैसे मान लीजिए शादी हुई है तो जो जैसे ही वो फैमिली मेम्बर आएगा उसके 90 डेज के वजन क्या है कि वो नॉमिनेशन करेगा। सिंपल सी बातें हैं। तो मॉडिफिकेशन, एम्प्लॉई कैन मॉडिफाई हिज नॉमिनेशन एनी टाइम बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर के पास पावर है, सॉरी एम्प्लॉय के पास पावर है, वो चाहे तो नॉमिनी को बदल सकता है। मान लीजिए पहले उसकी जो वाइफ थी वो नॉमिनी थी, ठीक है, तो अब क्या किया उसने, अपने बच्चे को नॉमिनी बना दिया या मदर को नॉमिनी बना दिया, मर्जी है। तो कहते हैं कि एम्प्लॉय कैन मॉडिफाई हिज नॉमिनेशन एनी टाइम बाय गिविंग ए रिटर्न नोटिस टू द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर को रिटर्न नोटिस देके क्या है कि नॉमिनी को बदला जा सकता है। ठीक है, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉय से पहले ही, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है कि वो नॉमिनी को नया अपॉइंट कर लेगा, फ्रेश नॉमिनेशन कर देगा। सिंपल। नोटिस टू एम्प्लॉयर, जो भी नॉमिनेशन करना है, जब भी नॉमिनी अपॉइंट करना है, ठीक है, या फ्रेश नॉमिनेशन करना है या कोई चेंज करना है नॉमिनेशन, ठीक है, तो हमेशा क्या है कि एम्प्लॉय द्वारा इंटीमेट किया जाएगा एम्प्लॉयर को
ताकि क्या है कि वो जो नॉमिनेशन का जो फॉर्म वगैरह है वो अपनी सेफ कस्टडी में रख सके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है कि एम्प्लॉयर जो भी नॉमिनेशन का है जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करेगा, ठीक है, कल को पता तो होना देना है किसको है पैसा, ठीक है। इट्स रिसीव टू द एम्प्लॉय, ठीक है। एक तो क्या है कि जो भी मैंने मान लीजिए नॉमिनेशन का किया, मैंने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो नॉमिनी है, मैंने उसके क्या है कि फॉर्म फिल करके दे दिया एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एक तो वो जो फॉर्म है अपने सेफ कस्टडी में रखेगा, प्लस मुझे रिसीट देगा कि हाँ जी इसने ये नॉमिनेशन फिल किया है, ठीक है। इफ़ एम्प्लॉय रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द नॉमिनेशन, तो एम्प्लॉय किसको अप्रोच कर सकता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, कि ताकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को नेसेसरी डायरेक्शन दे कि हाँ भी इसका फॉर्म नॉमिनेशन का एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो सिंपल सिंपल बातें हुई, कुछ खास तो था नहीं इसमें। एक तो क्या है कि नॉमिनेशन जो है, ठीक है, 1 साल की जो सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उस समय किया जाता है कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, 1 ईयर ऑफ सर्विस के क्या है कंप्लीशन किया जाता है, ठीक है जी। सिंपल है, ये क्या है कि पर्सनली कर सकता है जाके एम्प्लॉयर के पास, या फिर क्या है कि रिजल्ट पोस्ट द्वारा लेटर भेज के भी कर सकता है। अब एम्प्लॉयर जो है जो भी रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सारा का सारा नॉमिनेशन का, प्लस क्या है कि जो नॉमिनेशन की जो एक्नॉलेजमेंट है रिसीट है वो उसको देगा एम्प्लॉय को। अगर क्या है कि जो एम्प्लॉयर है वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो एम्प्लॉय जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी डायरेक्शन दे सकती है एम्प्लॉयर को भी हाँ भी क्या है कि ये जो नॉमिनेशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। अब नॉमिनेशन जो है यूजुअली वो फैमिली मेम्बर्स की फेवर में होता है, तो कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है, इसका परिवार में कोई है ही नहीं, तो क्या है कि वो किसी और व्यक्ति के नाम पे भी किया जा सकता है। और जब फैमिली मेम्बर एक्वायर हो जाएगा, आ जाएगा, तो उसके 90 डेज में क्या है कि आप नया नॉमिनेशन कर सकते हैं। और मान लीजिए नॉमिनी की ही डेथ हो जाती है, तो जो एम्प्लॉई है वो नॉमिनेशन नए किसी और बंदे को क्या है नॉमिनी बना सकता है, ठीक है। जो पहला नॉमिनी था उसकी डेथ हो गई, तो जो एम्प्लॉई है वो फ्रेश नॉमिनेशन कर सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कई बार ये होता है कि जो एम्प्लॉई है वो नॉमिनी को चेंज करना चाहता है तो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोसीजरल पार्ट है, रीडिंग कर लेते हैं, ऐसे ही सिंपल है। कहते हैं कि नॉमिनेशन इन फॉर्म एफ शैल बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉयर आफ्टर द स्पेसिफाइड पीरियड if filed with the reasonable grounds for delay and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए जो टाइम है, साल खत्म हुआ 30 दिन के अंदर या फैमिली एक्वायर की 90 डेज के अंदर, ठीक है। तो कहते हैं कि देखिए जब स्पेसिफाइड पीरियड जो है 30 दिन 90 दिन का वो खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर फॉर्म सबमिट किया जाता है तो कोई बात नहीं है, फॉर्म एफ में कर सकते हैं, ठीक है। और जब एम्प्लॉयर एक्सेप्ट कर लेता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, कल को एम्प्लॉयर मना नहीं कर सकता है कि देखिए फॉर्म लेट फाइल किया गया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन, या ग्रेस्टी नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि रूल 6 सब रूल 2 प्रोवाइड दैट विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नॉमिनेशन इन फॉर्म एफ अंडर सब रूल 1 एम्प्लॉयर शैल गेट द सर्विस पर्टिकुलर्स ऑफ एम्प्लॉय as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of establishment and returned to the employee after obtaining a receipt thereof, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या है कि जैसे उसके नॉमिनेशन आएगा फॉर्म एफ में, उसके 30 दिन के अंदर वो अपना रिकॉर्ड चेक करेगा भी हाँ भी ठीक है, जो इसने भरा है डिटेल सारी की सारी, क्या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट में जो डिटेल है इस एम्प्लॉय की क्या उससे मैच करती है। मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूँ एक संस्था में, एक कंपनी में, ठीक है, मैंने नॉमिनी बनाया किसी को, फॉर्म सबमिट किया फॉर्म एफ। अब जो एम्प्लॉयर है वो मैच करेगा कि जो डाटा इसने फिल किया फॉर्म में, क्या हमारे पास जो रिकॉर्ड में जो डाटा है इस एम्प्लॉय के बारे में क्या उसे मैच करता भी है या नहीं करता। सिंपल, द डुप्लीकेट कॉपी of the nomination in form F duly attested either by the employer or an officer authorized in this behalf by him as a token of recording of nomination by employer and other copy of nomination shall be recorded। तो सिंपल सी बात है, जो भी है कि जैसे जो भी नॉमिनेशन हुआ है उसको पूरा सिंपली रिकॉर्ड किया जाएगा, ये ऐसे ये चीज़ें याद रखने वाली नहीं है आपके लिए, ठीक है। एन एम्प्लॉय हु हैज़ नो फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए नॉमिनेशन, बताया था मैंने, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि एक एम्प्लॉय है उसकी कोई फैमिली नहीं है, तो जब भी वो फैमिली एक्वायर करेगा तो उसके 90 डेज के विदिन क्या है कि वो फॉर्म सबमिट कर देगा, ठीक है। एंड नो फैमिली एट द टाइम ऑफ मेकिंग ए नॉमिनेशन विद इन 90 डेज ऑफ एक्वायरिंग ए फैमिली सबमिट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सब रूल जो भी है ए फ्रेश नॉमिनेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6 डुप्लीकेट इन फॉर्म जी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब फ्रेश फैमिली एक्वायर करता है एम्प्लॉय, तो जब वो फ्रेश फैमिली एक्वायर करेगा उसका 90 डेज के विदिन 90 दिन क्या है कि वो फॉर्म जी फाइल करेगा टू द एम्प्लॉयर, ठीक है। बाकी की जो प्रोविजन है एज इट इज़ लागू हो जाएंगी, ठीक है। फिर कहते हैं नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनेशन। अब मॉडिफिकेशन आपको याद होगा
कि ये क्या होता है कि जो एम्प्लॉय चाहता है कि यहाँ भी जो नॉमिनी है उसको चेंज किया जाए, कोई और नॉमिनेट किया जाए, इंक्लूडिंग केसेस वेयर ए नॉमिनी प्रोसीड्स एन एम्प्लॉय। यहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो क्या है नॉमिनी को बदलना चाहता है, या नॉमिनी की डेथ हो जाती है एम्प्लॉय से की डेथ से पहले, ठीक है, शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म एच। ठीक है जी, जहाँ मॉडिफिकेशन करना है, या फिर क्या है कि डेथ हो जाती है नॉमिनी की, डेथ ऑफ नॉमिनी, तो वहाँ पे क्या है कि नया मान लीजिए नॉमिनेशन करना है तो किस फॉर्म में करना है, फॉर्म एच में। ठीक है, जहाँ पे फैमिली नहीं थी, फैमिली एक्वायर की, तो उस समय जो 90 डेज में फॉर्म सबमिट करना है वो जी है। ठीक है, जी क्या है, न्यू फैमिली का है। ठीक है, और जो एच है, ठीक है, जो एच है यहाँ पे ये क्या है, मॉडिफिकेशन का। ठीक है, जहाँ नॉमिनी मॉडिफाई करना है। ठीक है, कौन से केस में, यानी कि जहाँ एम्प्लॉय चाहता है कि किसी और को चेंज किया बनाया जाए नॉमिनी, या फिर नॉमिनी की ही डेथ हो जाती है पहले। ठीक है, फिर कहते हैं कि नॉमिनेशन और फ्रेश नॉमिनेशन और ए नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनेशन शैल बी साइंड बाय द एम्प्लॉय और इफ इलिटरेट शैल बियर हिज थंब, अंगूठा लगा देगा, इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस हु शैल आल्सो साइन अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट इन नॉमिनेशन, फ्रेश नॉमिनेशन या नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन। कहते हैं जहाँ पे भी एम्प्लॉय नॉमिनेट करता है किसी को, एज ए नॉमिनी अपॉइंट करता है, या मॉडिफाई करता है, नॉमिनी चेंज कर देता है, ठीक है, या फिर क्या है कि फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करता है, यानी कि वो फैमिली एक्वायर वाला केस आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे कहता है कि ये जो नॉमिनेशन होगा, ठीक है, एक तो पहली बात है एम्प्लॉय साइन करेगा उस नॉमिनेशन फॉर्म पे, अगर वो अनपढ़ है, इलिटरेट है, तो वो अंगूठा लगा देगा वहाँ पे। ठीक है, अब वहाँ पे गवाहियाँ भी होंगी, और गवाही किन लोगों की होंगी, कम से कम 2 गवाह वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, और उसमें से क्या है कि जो डिक्लेरेशन देंगे, हु शैल ऑल्सो साइन अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट इन द नॉमिनेशन, ये उनके ये उपस्थिति में ही क्या है कि ये क्या है, बंदा नॉमिनी अपॉइंट किया गया, तो 2 गवाह चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि देखिए ए नॉमिनेशन, फ्रेश नॉमिनेशन या नोटिस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ नॉमिनेशन शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट देयर ऑफ बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, जब एम्प्लॉय रिसीट दे देगा उस चीज़ की, तो उस दिन से वो इफेक्टिव मान लिया जाएगा, नया नॉमिनेशन, ठीक है, जो है वही उस दिन से इफेक्टिव मान लिया जाएगा। सिंपल बातें कभी करते हैं, समझते हैं क्या हुआ है। तो नॉमिनेशन का बहुत बड़ा रोल है, और देखिए बंदा सारी ज़िंदगी काम करता है। ठीक है, अब मान लीजिए 58 ईयर्स की सर्विस हो चुकी है, 2 साल रह गए, एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है। मान लीजिए एम्प्लॉय ने सर्विस ज्वाइन की थी 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में यूजुअली जो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 25 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 58 ईयर्स की सर्विस हो चुकी है, यानी बंदे ने 33 साल काम किया, 33 ईयर्स। ठीक है, 33 ईयर्स काम किया है। अब 33 साल की सर्विस के बाद बंदे की डेथ हो गई। ठीक है, 2 साल गिनती के बचे थे। अब उसके घर वाले, ठीक है, उड़ीक कर रहे हैं, पैसे आएंगे भाई अब। ठीक है, तो मान लीजिए वहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी निकल आए, तो मरने वाले काम हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, नॉमिनी अपॉइंट ही नहीं हुआ, है कि नहीं। तो वहाँ पे ये एम्प्लॉय तो बहुत सचेत होते हैं कि हाँ वो पहले काम भी पक्के करते हैं, कल को कुछ होता है। जॉब बंदा कर क्यों रहा है, कि सेफ्टी सिक्योरिटी, है कि नहीं। तो चलिए, तो वहाँ पे क्या है कि पहली बात तो ये है कि जो नॉमिनी है वो साल की जैसे सर्विस पूरी होगी, उसके बाद क्या है, अपॉइंट कर लेना है। ठीक है, किसी को नॉमिनी बनाना है। अब कहते हैं कि देखिए 3 वर्ड है इसमें, एक तो नया नॉमिनेशन है, ठीक है, फिर है कि फ्रेश नॉमिनेशन की बात आ जाती है, या फिर फैमिली एक्वायर हो गई, ठीक है, या फिर क्या है, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन 2 जगह पे होता है, या एम्प्लॉय नॉमिनी बदलना चाहता है, या नॉमिनी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रेश नॉमिनेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, फ्रेश नॉमिनेशन फॉर्म एच में। और जहाँ पे बंदा फैमिली एक्वायर करता है, उसके 90 डेज के विद नॉमिनी अपॉइंट करता है, फॉर्म क्या था, जी था वहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ खास इसमें नहीं है। और जहाँ पे क्या है कि नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने से मना कर देता है एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉय कहाँ जा सकता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी डायरेक्शन देगी एम्प्लॉयर को, ठीक है, कि यहाँ भी क्या है कि नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करो। और जो नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है वो क्या है कि पर्सनली एम्प्लॉयर के पास जाके किया जा सकता है, ठीक है, या फिर क्या है कि बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी एक्सेप्ट किया जा सकता, दिया जा सकता है। और कहते हैं कि नॉमिनेशन इफेक्टिव किस दिन से होता है, जिस दिन एम्प्लॉयर रसीद दे देता है कि नॉमिनेशन मेरे पास फाइल हो चुका है। एम्प्लॉयर जिस दिन रसीद दे देगा एम्प्लॉय को, उस दिन से क्या है वो जो नॉमिनेशन इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट बहुत रेलिवेंट है, इजी है, ठीक है, रेलिवेंट भी है। फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी, कहते हैं कि जहाँ पे देखिए एम्प्लॉय जो है हुड़दंग करता है, तमाशेबाजी करता है, नुकसान करता है एम्प्लॉयर का। ठीक है, जहाँ पे एम्प्लॉय क्या है कि एम्प्लॉयर का नुकसान करता है, डैमेज करता है, प्रॉपर्टी को सैबोटेज करता है, ठीक है ना, या फिर कोई राइटियस डिसऑर्डरली कंडक्ट है, ठीक है, मॉरल टर्पीट्यूड करता है, धोखाधड़ी करता है, फ्रॉड करता है,
जैसे एम्प्लॉयर को नुकसान हो रहा है तो एम्प्लॉयर क्या है, इसकी ग्रेच्युटी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, फॉरफिट कर सकता है। पहला है पार्शल, दूसरा है टोटल। पार्शल कहाँ पे होता है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच डैमेज और डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे क्या हुआ है, विलफुल ओमिशन, नेग्लिजेंस कॉजिंग एनी डैमेज, लॉस, डिस्ट्रक्शन टू द प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे जानबूझ के या लापरवाही के साथ क्या है कि एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, तो जितना नुकसान हुआ है एम्प्लॉयर को उतना नुकसान की भरपाई वो ग्रेच्युटी में से कर सकता है। दूसरा है टोटल, सारी की सारी ग्रेच्युटी कहाँ जब्त की जाती है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि राइटियस या डिसऑर्डरली कंडक्ट है एम्प्लॉय का, एनी अदर एक्ट और वायलेंस है, एनी एक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पीट्यूड, ठीक है, ये याद रखिएगा वर्डिंग, राइटियस या डिसऑर्डरली कंडक्ट है, कोई एक्ट ऑफ वायलेंस है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया है जो इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पीट्यूड, जैसे थेफ्ट है, ठीक है, प्रोवाइडेड सच ऑफेंस इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। घर जाके वो बीवी को पिटाई कर देता है, ठीक है, वहाँ पे घर का सामान तोड़ देता है, फ्रिज तोड़ देता है, ठीक है, टीवी तोड़ देता है, कुछ भी तोड़ देता है, घर तोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेन है कि हाँ, कि जो उसने नुकसान किया है, वायलेंट किया है, ठीक है, डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, ठीक है, जो भी उसने नुकसान किया है वो सारा क्या है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो याद रखिए कि जो ग्रेच्युटी है वो फॉरफिट हो सकती है पार्शियल या फुली। पार्शियल क्या है कि जहाँ पे नेग्लिजेंस है या जानबूझ के है, ठीक है, विलफुल कोई एक्ट है उसका जिससे क्या है कि एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को या किसी एसेट को नुकसान पहुंचा है, जितना नुकसान पहुंचा है उतनी वो भरपाई कर सकता है ग्रेच्युटी में से। और टोटल कहाँ पे होती है, जहाँ पे क्या है कि राइटियस या डिसऑर्डरली कंडक्ट है, उठा उठा के मारता है एम्प्लॉय को, ठीक है, या एक्ट ऑफ वायलेंस है या कोई मॉरल टर्पीट्यूड कंडक्ट किया है, बट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि ग्रेच्युटी कहाँ पे जब्त नहीं की जा सकती, जहाँ पे मान लीजिए एक फ्लैट है, एम्प्लॉय के पास क्या है कि एम्प्लॉयर का फ्लैट है जिसमें वो रह रहा है, एम्प्लॉय इज हैविंग पोजीशन ऑफ ए फ्लैट ऑफ द एम्प्लॉयर। अब मान लीजिए एम्प्लॉय जो है वो फ्लैट खाली नहीं करता, तो क्या एम्प्लॉयर उसकी जो ग्रेच्युटी है उसमें से वो पैसे काट सकता है, उसका ग्रेच्युटी जो है फॉरवर्ड कर सकता है? आंसर इज नो, ठीक है। एक एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर का फ्लैट वगैरह खाली नहीं कर रहा, जमीन खाली नहीं कर रहा, तो एम्प्लॉयर जो है वो उसकी जो ग्रेच्युटी है उसको क्या है वो फॉरफिट नहीं कर सकता, ठीक है। स्टाफ क्वार्टर वगैरह हो गए। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट लीव by employee can be treated as breach of continuity of service by employer for the purposes of this act। देखिए हमने अभी किया था कि एम्प्लॉय की क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए 5 साल की, एम्प्लॉय की क्या है, कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए 5 साल की, 5 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस चाहिए। और साल में कैसे था कि हाँ जी वो कम से कम 190 दिन आया हो, ठीक है, ये 240 दिन था अदर एस्टेब्लिशमेंट में, ठीक है। तो कहते जो बिना बताए छुट्टी पे चला गया, एक तो कि बताया कि ये लीव ले रहा हूँ मैं, ठीक है, इतने दिन के लिए, इट्स ओके। अब वो बिना बताए छुट्टी पे चला गया, 6 महीने का काम पे नहीं आया, ठीक है, 8 महीने काम पे नहीं आया, तो ये क्या है कि एब्सेंस माना जाएगा, क्या है, जॉब से, ठीक है, माना जाएगा, उसकी जो सर्विस है वो कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कहते हैं कि प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, भी ग्रेच्युटी जो है वो किस प्रकार से डिटरमाइन की जाती है। तो कहते हैं कि सेक्शन 7 जो है वो बताता है कि प्रोसीजर, सेक्शन 7 डिस्कस करता है कि प्रोसीजर के रिगार्डिंग की किस प्रकार से ग्रेच्युटी डिटरमाइन की जाती है। कहते हैं एज सुन एज द ग्रेच्युटी बिकम्स पेबल, जैसे ही कहते हैं कि ग्रेच्युटी पेबल हो जाती है, एम्प्लॉयर शैल वेदर द एम्प्लॉय हैज मेड एप्लीकेशन और नॉट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, ठीक है, जैसे ही क्या है कि ग्रेच्युटी पेबल होती है तो एम्प्लॉयर देखता है कि उसकी ग्रेच्युटी की अमाउंट बन कितनी रही है, ठीक है। देन he is to give notice to the person to whom the gratuity is payable and also the controlling authority specifying the amount of gratuity so determined। नोटिस जो होगा फॉर्म एल में होगा, ठीक है। तो पहला काम क्या है, ग्रेच्युटी पेबल हो गई यानी ड्यू हो गई, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर जो है वो 2 लोगों को नोटिस देगा, ठीक है, बताएगा कि हाँ भाई आपकी इसकी ग्रेच्युटी इतनी बन रही है, एक एम्प्लॉय को जिसकी ग्रेच्युटी है, ठीक है, और दूसरा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उनको इंटीमेट करेगा कि देखिए जिसकी ग्रेच्युटी मेरे हिसाब से इतनी बन रही है, ठीक है। एक एम्प्लॉय, दूसरा कौन है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है। फॉर्म एल है यहाँ पे इंटीमेशन जो है, ठीक है, एक कॉपी एम्प्लॉय को, एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयर शेल arrange to pay the amount of gratuity within 30 days from the date of its becoming payable to the person to whom it is payable। पहले तो नोटिस दे दिया, दूसरा क्या है कि जब ड्यू हुआ, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर क्या है पे करो,
विद इन 30 days पे टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये क्या है कि पे करना है एम्प्लॉय को कितने टाइम में, ठीक है 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर क्या है कि एम्प्लॉय को पे करनी है। ठीक है जी, जब वो ड्यू हो गई, याद रखिएगा, कहते हैं कि अगर ये पे नहीं की जाती 30 दिन के अंदर तो ब्याज लगेगा 10% पर एनम, काफ़ी होता है ये। ठीक है, डिले होती है तो 10% पर एनम ब्याज है। इफ डिले इन पेमेंट इज ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय, गलती किसकी, एम्प्लॉय की है, एंड एम्प्लॉयर हैज ऑब्टेन परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द डिलेड पेमेंट, तो कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं है। ठीक है, इफ द क्लेम फॉर ग्रेच्युटी इज नॉट फाउंड एज एडमिसिबल, issue a notice in form M to the applicant, employee, nominee or legal heir, as the case may be specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible. In either case, a copy of notice shall be endorsed to the controlling authority. तो पहली बात तो क्या है कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। कहते हैं कि ग्रेच्युटी जैसे ही ड्यू हुई तो जो एम्प्लॉयर है वो फॉर्म एल में इंटीमेट करेगा एम्प्लॉय को एज वेल एज कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। यहाँ तक तो क्लियर था, ये था स्टेप 1। फिर आया स्टेप 2, ये कहते हैं कि जैसे ही ग्रेच्युटी ड्यू होती है, पेबल हो जाती है, उसके 30 दिन के अंदर पे कर दी जाए। ठीक है, अगर 30 दिन के बियॉन्ड चला गया, ठीक है, अगर डिले होती है तो वहाँ पे क्या होगा, डिले होती है, ठीक है, डिलेड पेमेंट है, वहाँ पे क्या है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट है, 10% पर एनम इंटरेस्ट है। ठीक है, और कहते हैं कि जहाँ पे देखिए एक्सेप्शन क्या है कि इंटरेस्ट कहाँ नहीं मिलेगा, जहाँ पे गलती किसकी है, एम्प्लॉय की है, फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉई है। ठीक है, और जो रीजंस हैं वो बता दिए गए हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। ठीक है, और जो रीजंस फॉर डिले इज इंटीमेटेड टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑल्सो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उसको ये बता दिया गया है कि ये कारण है जिस कारण से क्या है कि इसकी जो ग्रेच्युटी है वो डिले हो रही है। अब कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो क्लेम मांग रहे हैं, ठीक है, क्लेम जो है, क्लेम बाय एम्प्लॉई है या नॉमिनी है, ठीक है, लीगल एयर है, जो क्लेम मांग रहे हैं ग्रेच्युटी का, ठीक है, वो एडमिसिबल है, इनएडमिसिबल है, सॉरी, लीगल एयर वो क्या है, इनएडमिसिबल। एम्प्लॉयर को लगता है कि हाँ भाई ये क्या है कि सही नहीं है, ये क्लेम जो है गलत है। ठीक है, उसका वो क्या है कि रीज़न बताएगा कि एम्प्लॉयर किस कारण से क्या है कि जो आपका क्लेम है वो क्या है कि हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आपका जो क्लेम है वो गलत है, आपकी ग्रेच्युटी इतनी नहीं बनती। ठीक है, तो ये जो इन लोगों को बताएगा। उसके अलावा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी क्या है कि इसकी कॉपी जो है रिफ्यूज़ल की, ठीक है, वो क्या है एंडोर्स कर दी जाएगी, उनको भी एक कॉपी भेजी जाएगी। ठीक है, सिंपल हो गया। तो ग्रेच्युटी जैसे ही पेबल होती है, ड्यू होती है, तो पहले तो एम्प्लॉयर डिटरमाइन करेगा कि ग्रेच्युटी बनी कितनी, पहली बात। और दूसरी बात कि फॉर्म एल में वो इंटीमेट करेगा एम्प्लॉय को एज वेल एज कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इतनी ग्रेच्युटी बन रही है। फिर तीसरी बात कि जब ड्यू हो चुकी है, पेबल हो चुकी है ग्रेच्युटी, उसके 30 दिन में वो एम्प्लॉय को या लीगल हेयर को या फिर नॉमिनी को पे कर दी जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है कई बार डिले होती है, तो डिले के केस में क्या है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को। ठीक है, बट जहाँ पे गलती किसकी है, एम्प्लॉय की है, ठीक है, उसकी गलती के कारण डिले हो रही है, तो वहाँ पे क्या है कि कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जहाँ पे जो क्लेम किया गया ग्रेच्युटी के लिए एम्प्लॉय द्वारा या फिर जो नॉमिनी है उसके द्वारा या फिर लीगल एयर उसके द्वारा, तो अगर वो क्लेम लगता है कि एम्प्लॉयर को इनएडमिसिबल है, तो वहाँ पे क्या है कि जो रीज़न है वो बताएगा कि एम्प्लॉयर की ये रीजन है जिस कारण से आपका क्लेम हम एडमिट नहीं कर रहे, और ये रीजन की कॉपी जो है एक एंडोर्स की जाएगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी। आई होप बिल्कुल सिंपल समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, प्लेन वर्डिंग है, कोई दिक्कत है नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, देखिए इतना कुछ मैंने भी किया है, CA CS CM में तीनों की हुई हैं, पर ये होता है थोड़ा सा ध्यान से भी आपको समझना होता है कॉन्सेप्ट को। ज़्यादा मैं खड़ा होकर चिल्लाऊँ ऐसे होता है वैसे होता है, तो वो पागल तो मैं हूँ नहीं, पहली बात। ठीक है, मैंने जो स्टडी की है बड़े प्यार से की है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं, ठीक है, समझने के बाद दिमाग में बैठाते हैं, रिटेन करते हैं, पेपर में लिखाते हैं, पास हो जाते हैं। इतना ही तो होता है, और क्या होता है। ठीक है, अब मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ नहीं जी नहीं, एम्प्लॉय क्या करेगा, 30 दिन के अंदर क्लेम फाइल करेगा, ऐसे करेगा, ये काम नहीं करना। ठीक है, और प्यार से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई आराम से होती है, शांति से होती है, चिल्ला चिल्ला के नहीं होती। मैं तो देखता हूँ टीचर्स को चिल्लाते हैं क्लास में, ठीक है, वो बच्चे उस टाइम तो खुश हो जाते हैं, पर घर जाके देखते हैं ब्लैंक होते हैं। ठीक है, सिर दुखने लग जाता है। पढ़ाई आराम से होती है, आराम से बातचीत होती है, आराम से पढ़ा जाता है। ठीक है, आराम से पास हो जाता है, शोर नहीं मचाने वाली चीज़ होती है।
है कि नहीं? तो प्यार से पढ़ो, आराम से पढ़ो, चीख चिहाड़े वाले टीचरों से दूर रहो, प्यार से पढ़ो, पास हो जाओ बस, ठीक है ना? मकसद क्या है कि पास होना, है कि नहीं? फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ना, है कि नहीं? चलिए, डिस्प्यूट है। कई बार क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है, उसके रिगार्डिंग क्या होता है, डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे बात कहाँ तक पहुँचती है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है? अल्टीमेट जो बंदा बैठा है वो क्या है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल टू द एम्प्लॉयर शैल डिपॉजिट द ग्रेचुटी विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जहाँ झगड़ा है, अब ये थोड़ी ना कि एम्प्लॉयर लेके बैठा रहेगा, चलो 3 साल झगड़ा चलता रहा, ठीक है, तो एम्प्लॉयर लेके बैठा रहा, तो एम्प्लॉयर को कहते हैं कि भैया तुम तो ग्रेचुटी देनी है, ठीक है, अब झगड़ा चलता है, चलो कम का ज़्यादा का जितना बनता है तो जमा करा पहले एक बारी, बाकी बाद में बातें करते हैं, ठीक है? तो पहली बात तो ये हुई कि झगड़ा है तो जमा करवाई जाए ग्रेचुटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहते हैं कि शेल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी and after giving parties to dispute a reasonable opportunity of being heard, determine the amount of gratuity payable to employee. If as a result of such inquiry, any amount in excess of the amount deposited by the employer is found to be payable, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को बोलेगा भैया बाकी का जो बैलेंस है वो दे, ठीक है? तो कहते हैं कि अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स टू द एप्लीकेंट हु ही इज एम्प्लॉय, ठीक है? जहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, जैसे डेथ हो गई तो नॉमिनी है तो लीगल हेयर है, तो नॉमिनी हेयर को दे देगा। इफ़ controlling authority is satisfied that there is no dispute as to the right of applicants to receive the amount of gratuity। तो बिल्कुल सिंपल हो गया। यही तो चीज़ समझनी है कि जहाँ पे एक डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो जहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर है, जो उसने अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी डिटरमाइन की है, ठीक है, क्या करेगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास क्या है कि डिपॉजिट करवाएगा, डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है? अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगा? इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, हियरिंग करेगा, सुनवाई करेगा, हियरिंग द पार्टीज, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी देगा आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है? तो पार्टीज को क्या है कि सुनवाई का मौका देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, साथ में क्या करेगा? लास्ट में डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी। ये समझ आ गया? अब देखिए दो ही बातें होंगी, ठीक है? अब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जो ग्रेचुटी तय की है, हो सकता है कि वो ज़्यादा हो जो एम्प्लॉयर ने तय की थी, ठीक है? तो फिर क्या करेगा? यहाँ पे जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एम्प्लॉयर को बोलेगा कि बैलेंस जमा करवाओ, बैलेंस पे करो, बैलेंस पे करने के लिए बोलेगा, ठीक है? अगर ज़्यादा जमा करवाई थी बनी कम है तो ठीक है, रिफंड दे देंगे भाई एम्प्लॉयर को, है कि नहीं? तो सिंपल हो गया बिल्कुल। कुछ दिक्कत आई? नहीं आई, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी। अब देखिए, अभी हमने बात की कि जैसे ही एम्प्लॉई की जो सैलरी है, क्या नाम है, ग्रेचुटी ड्यू होती है, तो 30 दिन के अंदर पे करनी होती है, ठीक है, ड्यू होने के बाद, पेबल होने के बाद, ठीक है? अगर नहीं पे करता तो क्या होता है? 10% पर एनम इंटरेस्ट, 10% पर मंथ, पर एनम सॉरी, पर एनम क्या है? इंटरेस्ट पे करना होता है। पर जहाँ एम्प्लॉय की गलती है वहाँ नहीं पे करना, है कि नहीं? झगड़ा है तो कहाँ चले जाएगा? कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास झगड़ा जाएगा, पहले पैसे जमा करवाने के बाद, ठीक है ना? अब कहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी, ये सीक्वेंस है कि जैसे एम्प्लॉई है, उसका जिम्मा है कि अभी एप्लीकेशन लगाए एम्प्लॉयर को, एन एम्प्लॉय हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर द एक्ट or any person authorized in writing to act on his behalf shall apply ordinarily within 30 days from the date of gratuity become payable in form I to employer। तो पहली बात तो क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को एक एप्लीकेशन देता है फॉर्म आई में कि हाँ जी मेरे इतने पैसे बनते हैं। वेयर द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज नोन, द एम्प्लॉय में अप्लाई टू एम्प्लॉयर बिफोर 30 days ऑफ द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, ठीक है? तो पहला तो क्या है कि जब ग्रेचुटी पेबल बंद हो रही है तो उसके 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है, या पहले ही पता ही होता है, यूजुअली पता ही होता है, ठीक है, कि रिटायरमेंट कब है, सुपर एनुएशन कब है, तो उससे पिछले 30 दिन के अंदर भी लगा सकता है, बिफोर 30 days ऑफ द डेट ऑफ सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, ठीक है? तो यानी कि 30 दिन पहले भी वो एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब मान लीजिए बंदे की डेथ हो गई, तो डेथ हुई तो ग्रेचुटी पेबल हो गई, तो डेथ होने के 30 दिन के अंदर घर वाले लगा देंगे, नॉमिनी या लीगली लगा सकते हैं एप्लीकेशन, सिंपल, ठीक है? तो पहली बात तो क्या है कि एम्प्लॉय जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो फॉर्म आई में लगा रहा है, ठीक है?
अब कहते हैं कि अगर नॉमिनी को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जैसे डेथ वगैरह हो जाती है, तो वह फॉर्म क्या है, जे। नॉमिनी ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी शैल अप्लाई ऑर्डिनरली विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ग्रेच्युटी बिकम पेबल। डेथ वगैरह हो गई, ठीक है। इन फॉर्म जे टू एम्प्लॉयर एन एप्लीकेशन इन प्लेन पेपर विद रेलिवेंट पर्टिकुलर शैल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। फॉर्म जे में है, ठीक है। बट कहते हैं कि जहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन लगाई गई है, प्रॉपर डिटेल दी गई है सारी की सारी, तो ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर ली जाएगी प्लेन पेपर पे भी। एम्प्लॉयर में ऑब्टेन सच पर्टिकुलर्स जो उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो उसको ग्रेच्युटी पे करने के लिए पर्टिकुलर्स चाहिए कि कल को कोई दिक्कत ना आए, तो सारे पर्टिकुलर्स ले सकता है नॉमिनी से। लीगल हेयर अगर लगाएगा तो फॉर्म के में लगाएगा, ठीक है। लीगल हेयर ऑफ एन एम्प्लॉय हु इज एलिजिबल फॉर पेमेंट और ग्रेच्युटी शैल अप्लाई ऑर्डिनरली विद इन 1 year फ्रॉम डेट ऑफ ग्रेच्युटी बिकम पेबल टू हिम। अब देखिए, आप सोचेंगे सर वैसे तो क्या है कि 3 केसेज आए, एम्प्लॉय लगा रहा है एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर क्या है जो नॉमिनी है वो लगा रहा है, ठीक है, या फिर क्या है जो लीगल एयर है वो लगा रहा है। ऐसे क्या चीज़ें आई, ठीक है, टाइम लिमिट आई। तो यहाँ पे तो कहते हैं कि देखिए जब वो पेबल हुई तो 30 दिन के अंदर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, जब पेबल हुई तो 30 दिन के अंदर लगा दिया, यहाँ आप 1 year लगा दिया। ऐसा क्यों? देखिए, एम्प्लॉय का तो चलो पता ही है, वो रिटायर हुआ है, सुपर एनुएशन, ठीक है, उसको पता है कि उसने एप्लीकेशन लगाई, वो तो महीने पहले भी लगा सकता है, 30 दिन पहले भी लगा सकता है रिटायर होने के, सुपर एनुएशन के। बट जहाँ मान लीजिए डेथ हो जाती है, अब नॉमिनी को तो पता ही है कि मैं नॉमिनी हूँ, उसको कहा गया कि 30 दिन में एप्लीकेशन लगा, ठीक है। अब लीगल एयर के केस में क्या होता है, झगड़े वाले काम होते हैं, आपको पता है, डेथ हो गई, नॉमिनी कोई था नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे तो क्या है कि अब डेथ हो चुकी है कि नहीं, तो अब देखा जाएगा कि लीगल एयर कौन है, तो झगड़े बहुत होते हैं, आपको पता है, तो वहाँ पर टाइम ज़्यादा दे दिया गया, ठीक है। फॉर्म सीधे सीधे याद रखने हैं, तो पहला क्या है, फॉर्म आई है, ठीक है, दूसरा जे, अगला के, ठीक है, आई जे के, ठीक है, सीक्वेंस में, ठीक है, सीक्वेंस में आ गया, ठीक है। इसके बाद आई, फिर जे, फिर के, आई जे के। पहला कौन है, एम्प्लॉय लगा रहा है एप्लीकेशन, दूसरा नॉमिनी लगा रहा है, तीसरा क्या है, जो लीगल एयर लगा रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय लगाएगा तो ऑर्डिनरली जो ग्रेच्युटी पेबल हो रही है उसके 30 दिन के अंदर लगाएगा, नॉमिनी लगाएगा, ठीक है, वहाँ पे भी सेम ही है, जो ग्रेच्युटी पेबल है उसके 30 दिन के अंदर ऑर्डिनरली, ठीक है। और जो लीगल एयर है वो ऑर्डिनरली विद इन 1 year जब वो ग्रेच्युटी पेबल हुई, ठीक है। फॉर्म क्या है, आई जे के, सिंपल, ठीक है। और हाँ, जहाँ पे एप्लीकेशन नहीं भी लगाई फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, प्लेन पेपर पे भी लगाई है, प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर सारे दिए हैं, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये कहते हैं कि मान लीजिए ये 30 दिन या 1 साल उसके बाद अगर लगाई गई एप्लीकेशन, डिलेड एप्लीकेशन है, ठीक है, तो उसे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, जहाँ पे क्या कि सफिशिएंट कोज पाया गया, ठीक है। तो क्या था, टाइम था जैसे 30 दिन, 30 दिन, ठीक है, 30 दिन, 30 दिन, 1 साल का टाइम था, ठीक है। कहते हैं कि इसके डिले हो चुकी है, ये टाइम एक्सपायर हो गया, उसके बाद अगर एप्लीकेशन लगाई जाती है, ठीक है, तो क्या है, चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट कोज बताना पड़ेगा, इन कारणों से क्या है कि हम डिले कर गए, ठीक है। तो कहते हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड्स स्पेसिफाइड इन दिस रूल शैल आल्सो बी एंटरटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर इफ applicant adduces sufficient cause for delay in preferring his claim and no claim for gratuity under the act shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period, ठीक है। तो कहते हैं क्लेम इस कारण से खाली इनवैलिड नहीं हो सकता, अब बंदे ने सारी जिंदगी काम किया, ठीक है, तो वहाँ पे अब 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन नहीं लगाई तो क्या मतलब, ग्रेच्युटी नहीं दोगे क्या, तो क्लेम तो वैलिड ही है, ठीक है। बट देखिए आपको कारण बताना पड़ेगा, भाई ये कारण था कि हम अप्लाई नहीं कर पाए 30 दिन के अंदर, फिर हमें पता नहीं था या कुछ भी लगा लीजिए। एनी डिस्प्यूट इन दिस रिगार्ड शैल बी रेफर टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कोई झगड़ा खड़ा करता है एम्प्लॉयर, फिर डिले किया, ठीक है जी, हम इसलिए क्लेम रोक के बैठे हैं, तो ऐसा कोई भी झगड़ा होगा वो कहाँ चला जाएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रेफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट। अब कहते हैं कि जो पेमेंट है वो कैसे करनी है, कैश में पे करनी है, आजकल तो कैश में कौन देता है इतने पैसे, ठीक है। अगर पे ही चाहेगा पैसे लेने वाला तो डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक, आजकल तो फिर क्या ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, टू द एलिजिबल एम्प्लॉय, नॉमिनी और लीगल एयर एट द केस में भी, ठीक है, तीनों को एम्प्लॉय हो सकता है, बताइए अब आपको सारा, नॉमिनी है या लीगल एयर है, ठीक है। कैश पे किया जाएगा, अगर वो ड्राफ्ट मांगते हैं, बैंक ड्राफ्ट मांगते हैं या फिर चेक मांगते हैं तो दे दो भाई, चेक, बैंक ड्राफ्ट जो भी है, ठीक है। और देना किसको है, अगर एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय को, डेथ वगैरह तो नॉमिनी या लीगल एयर हो गया। इन केस द एलिजिबल एम्प्लॉय, नॉमिनी और लीगल एयर एज द केस में भी सो डिजायर्स द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज लेस देन ₹1,000, तो पेमेंट में बी मेड बाय द पोस्टल मनी ऑर्डर आफ्टर डिडक्टिंग द पोस्टल मनी ऑर्डर कमीशन देयरफॉर फ्रॉम द अमाउंट पेबल। पुरानी बातें होगी, इररिलेवेंट बातें होगी,
ठीक है। हम आप सोचिए कि ग्रेचुटी की अमाउंट 1000 रुपये से कम बन सकती है, खुद दिमाग लगाइए। बंदा कोई भी कहीं भी काम करता होगा, 5000 तो तनख्वाह होगी उसकी महीने की, ठीक है। अब साल काम किया होगा उसने, 60,000 होगी। अब 5 साल मान लीजिए काम किया उसने, ठीक है, या मान लीजिए 1 साल ही काम किया था, डेथ हो गई उसकी, तो वहाँ तो 5 साल का लगता नहीं है वो अप्लाई, ठीक है। तो तब भी आप 15 डेज का निकालोगे तो हर हाल में 1000 रुपये से ऊपर आएगा, ठीक है। हर साल में, हर हाल में क्या है, ये पुराने कानून बने हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो, चलो, कहते हैं कि यहाँ पे सिंपल सी बात कह रहे हैं कि ग्रेचुटी यहाँ पे 1000 रुपये से कम बनती है, वो हो ही नहीं सकती, किसी किसी हाल में नहीं हो सकती। हल्के से हल्के जो कम से कम पैसों में मजदूर काम करता है उसकी भी ज़्यादा ही होगी 1000 से। तो वहाँ पे कहते हैं कि जो ग्रेचुटी है वो जो अगर रिक्वेस्ट करता है एम्प्लॉय, तो पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है, खर्चे काट के उसके, ठीक है। तो इंटीमेशन अबाउट द डिटेल्स ऑफ पेमेंट शैल ऑल्सो बी गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द एरिया। तो पेमेंट की गई है ये पोस्टल मनी ऑर्डर द्वारा, तो उसकी जो तो पे खर्चा काट लिया जाएगा जो हुआ है, प्लस इसका जो इंटीमेशन है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दिया जाएगा। इन केस नॉमिनी और हेयर हु इज़ अ माइनर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल इन्वेस्ट, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। जो जहाँ पे क्या है कि जो नॉमिनी है लीगल या माइनर है, तो क्या है कि जो ग्रेचुटी है वो डिपॉजिट करवा दी जाती है किसके पास, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको किसी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। जो माइनर जो अटेन्स मेजोरिटी, ठीक है, जो माइनर मेजोरिटी अटेन कर लेता है तो उसको वो पे कर दिया जाता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जहाँ पे कहते हैं कि एम्प्लॉयर चालाकी करता है, ठीक है, मना कर देता है कि हाँ भी उसकी जो नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या एप्लीकेशन फॉर ग्रेचुटी बनती है वो दे नहीं रहा, ठीक है, एंटरटेन नहीं करता एप्लीकेशन, और जो एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रेचुटी है उसको रिजेक्ट करता है, ठीक है, या इंडिकेट करता है कि मेरे हिसाब से तो पैसे कम बनते हैं कि तुम ज़्यादा मांग रहे हो, और नोटिस ही नहीं पे देता कि तुम्हारे इतने पैसे बने। आपको याद होगा जब जैसे ही वो ग्रेचुटी पेबल होती है तो 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना होता है, नोटिस देना होता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्लस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। तो जहाँ पे वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ग्रेचुटी की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या कहता है कि पैसे ही कम बनते हैं तुम्हारे, या तुम्हारी एलिजिबिलिटी ही नहीं बनती ग्रेचुटी की, या ग्रेचुटी डिटरमाइन ही नहीं करता या नोटिस ही नहीं देता जब ग्रेचुटी पेबल हो जाती है, ठीक है। तो जो पर्सन एलिजिबल पर्सन टू रिसीव द ग्रेचुटी, बेशक वो एम्प्लॉय है, ठीक है, या फिर वो लीगल एयर है या फिर नॉमिनी है, ठीक है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है फॉर्म एन में, ठीक है, एन में विद इन 90 डेज, ये याद रखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द कॉज टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयर। या अकरेंस ऑफ कॉज का मतलब क्या हुआ, जैसे उसने मना कर दिया, ठीक है, जहाँ पे उसने मना कर दिया, ये वर्डिंग याद रखना, अकरेंस ऑफ कॉज फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ कॉज, ठीक है, भी जिस दिन कारण हुआ कि यहाँ भी झगड़ा किस दिन हुआ, उसने मना कर दिया, ठीक है। अब 30 दिन में उसने क्या इंटीमेट करना था एम्प्लॉय को, किया ही नहीं, तो 30 दिन के अगले 90 दिन के अंदर वो क्या है कि एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को फॉर्म एन में, ठीक है। तो जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो नॉमिनेशन नहीं एक्सेप्ट करता, ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी को नहीं मानता, मना कर देता है, ठीक है, या नोटिस नहीं देता जब ग्रेचुटी पेबल हो जाती है, ठीक है, या फिर क्या है कि ग्रेचुटी की जो एप्लीकेशन है उसे ही एंटरटेन नहीं करता, या कहता है कि मेरे हिसाब से तो ग्रेचुटी कम बनती है, आप जो बता रहे हो ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉई है या नॉमिनी है या लीगल एयर है, वो जिस दिन ये कोज अराइज हुआ, ये झगड़ा अराइज हुआ, उसके 90 दिन के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, ठीक है। फिर कहते हैं एडिशनल कॉपीज आर टू बी सेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग द सेम टू द अपोजिट पार्टीज, ठीक है। जैसे कंट्रोलिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाई है, साथ में अब एम्प्लॉयर को भी देनी होती है, तो एक कॉपी एक्स्ट्रा लगाई जाए साथ में। डिलेड एप्लीकेशन, तो ठीक है, 90 दिन के बाद भी अगर एप्लीकेशन लगाई गई है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को चल जाएगी, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि सफिशिएंट कोज है, जेन्युइन कारण है, ठीक है, जेन्युइन कारण के कारण डिले हुई है, जेन्युइन रीजन था इसलिए डिले हुई है फॉर्म फाइलिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, शायद एप्लीकेशन में बी सबमिटेड टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी इन पर्सन, ये खुद जाके जमा करवाई जा सकती है, या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा क्या है इसको जमा करवाया जा सकता है, ठीक है, सिंपल हो गया। फिर है कि अब डायरेक्शन देगा जो अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कहते हैं कि ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जो झगड़े वाली एप्लीकेशन आई है फॉर्म एन में, फॉर्म एन में एप्लीकेशन मिल जाएगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक नोटिस भेजेगा फॉर्म ओ में, ठीक है, एन के बाद ओ, MNO, ओ, कॉल अपॉन एप्लीकेंट एज वेल एज एम्प्लॉयर, तो दोनों पार्टीज को बुलाएगा, सुनेगा दोनों पार्टीज की बातें, तो अपीयर बिफोर हिम ऑन ए स्पेसिफाइड डेट, टाइम, प्लेस, ईदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर विद ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड विटनेसेस इफ एनी, ठीक है ना। तो पहले क्या है कि फॉर्म
जो एन था उसमें एप्लीकेशन लगा दी एम्प्लॉई ने या उसके जो लीगल एयर है या नॉमिनी है उसने कि हाँ जी ये तो हमारी नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या पैसे कम बता रहा है ग्रेचुइटी के, या ग्रेचुइटी की एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना। ऐसी जो भी बातें थी वो बताई। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है कि अब नोटिस भेजेगी पार्टीज को, भैया आ जाओ इस दिन इस टाइम पे आप आ जाओ, ठीक है। अब जो नोटिस जाएगा फॉर्म ओ में जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि अपीयर होने का नोटिस है। लेटर ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉई है, वो खुद नहीं जाता, किसी को ऑथराइज कर रहा है, किसी वकील को या किसी को, भाई तुम जाओ मेरे बिहाफ पे, तो वहाँ पे लेटर ऑफ अथॉरिटी भी साथ में देनी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि मैंने इसको ऑथराइज कर रखा है मेरे बिहाफ पे अपीयर होने के लिए, ठीक है। एनी पर्सन डिजायरिंग टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या नॉमिनी या लीगल एयर, किसी को भी वो अपॉइंट करते हैं कि हाँ भाई हमारे बिहाफ पे ये अपीयर होगा, तो वहाँ पे एक ऑब्वियसली क्या है कि एक लेटर ऑफ अथॉरिटी दी जाएगी साथ में। ए पर्सन डिजायरिंग टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, नॉमिनी और लीगल एयर एज द केस में बी शैल प्रेजेंट टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ए लेटर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द एम्प्लॉयर या पर्सन कंसर्न एज द केस में बी ऑन हुज बिहाफ ही सीक्स टू एक्ट टुगेदर विद अ रिटन स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग हिज इंटरेस्ट इन द मैटर एंड प्रेइंग फॉर परमिशन सो टू एक्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ पे एम्प्लॉयर ने या एम्प्लॉई ने या नॉमिनी ने या लीगल एयर ने किसी को ऑथराइज कर रखा अपने बिहाफ पे अपीयर होने के लिए इस केस में कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने, तो वो बंदा जिसको ऑथराइज किया गया है, ऑथराइज पर्सन जो है, वो एक लेटर ऑफ अथॉरिटी देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, देखिए मुझे इस लेटर द्वारा मुझे ऑथराइज किया गया है यहाँ पे अपीयर होने के लिए और मेरा इसमें ये इंटरेस्ट है, ठीक है। द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड देयर ऑन एन ऑर्डर आइदर अकॉर्डिंग हिज अप्रूवल और स्पेसिफाइंग इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू ग्रांट द परमिशन परेड फॉर रीजंस फॉर रिफ्यूजल, ठीक है। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलाउ कर देती है, मान लीजिए जो बंदा अपीयर होने के लिए आया है, तो ठीक है वो लेटर ऑफ अप्रूवल दे देगी, और किसी कारण से मना किया है तो बता देगी भाई ये मना कर रहे हैं हम, ठीक है, आप अपीयर नहीं हो सकते, ये कारण है, ठीक है। लिमिटेशन कहते हैं कि देखिए पार्टी जो किसी को अपॉइंट कर देती है कि हाँ जी मेरे बिहाफ पे आपने अपीयर होना है, अब जो बंदा अपीयर होया एम्प्लॉयर के बिहाफ पे या एम्प्लॉई या लीगल एयर या नॉमिनी के बिहाफ पे, ठीक है, तो वो बंदे जो भी डिसीजन आएगा, ठीक है, तो वो क्या है कि जो जिसके बिहाफ पे वो अपीयर हो रहा है उसको वो बंदा उससे बाउंड हो जाएगा। अब मान लीजिए एक जो एम्प्लॉई है उसने एक वकील को अपॉइंट किया, एम्प्लॉई ने एक वकील को अपॉइंट किया अपीयर होने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉई ने एक वकील को अपॉइंट किया अपीयर होने के लिए। अब वो केस हार गई, वकील जो था वो तर्क नहीं दे पाया वहाँ पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने ढंग से, ठीक है, तो पार्टी केस हार गई, एम्प्लॉई केस हार गया, तो एम्प्लॉई बाउंड हो जाएगा इससे, ठीक है। एम्प्लॉई जो बाउंड हो जाएगा तो भी डिसीजन आएगा। Decision by controlling authority. After completion of hearing on the date fixed or after such further evidence, examination of documents, witness, hearing, inquiry, as may be deemed necessary, controlling authority shall record its finding as to whether any amount is payable to applicant under the act. Copy of finding shall be given to each of the parties. ठीक है, सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, विटनेस, जो विटनेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सब देखने के बाद, सुनने के बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डिसीजन पे आएगी, अपना डिसीजन फाइनल दे देगी, तो पार्टीज से बाउंड हो जाएंगी, ठीक है। एक होता है एक्स पार्टी डिसीजन। एक्स पार्टी डिसीजन में क्या है कि जहाँ पे मान लीजिए अब एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन लगाई, तो अब एम्प्लॉयर को पेश होने के लिए कहा गया, एम्प्लॉय को पेश होने के लिए कहा गया, अब मान लीजिए एम्प्लॉयर पेश ही नहीं हो रहा, तो वहाँ पे क्या है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो एक्स पार्टी डिसीजन दे देगी, एक तरफा डिसीजन इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय। जब पार्टीज अपीयर ही नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे एक्स पार्टी डिसीजन दे दिए जाते हैं। कहते हैं if the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after the due service of notice without sufficient cause, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है, पार्टीज, ठीक है, जो दूसरी पार्टी उसको सुनेगी और डिसीजन क्या है एक्स पार्टी दे देगी। एक्स पार्टी क्या, सीधा एम्प्लॉय की फेवर में। अब देखो एम्प्लॉय ने, नॉमिनी ने या लीगल एयर ने एप्लीकेशन लगाई, अपीयर होने के लिए कहा गया एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय अपीयर हो गया, एम्प्लॉय की तो बात सुन ली गई, अब एम्प्लॉयर तो वहाँ आया नहीं, उसकी बात कहाँ से सुने, तो वहाँ पे क्या है कि डिसीजन जो है एम्प्लॉय की फेवर में दे दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्स पार्टी डिसीजन। अब कहते हैं कि इफ द एप्लीकेंट, जिसने एप्लीकेशन लगाई ही नहीं, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी वो खुद ही नहीं अपीयर हुआ, मान लीजिए एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन लगाई, खुद ही नहीं आया, वो जो डेट फिक्स की गई, टाइम फिक्स किया गया, प्लेस फिक्स किया गया उस समय उस स्थान पे, तो क्या करेगा फिर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी, डिसमिस कर देगा एप्लीकेशन, और क्या, ठीक है। यानी कि मैंने एप्लीकेशन लगाई एम्प्लॉयर के खिलाफ, एम्प्लॉयर नहीं आया, तो मेरी फेवर में एक्स पार्टी डिसीजन। अगर मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैं ही नहीं पहुंचा, तो अब इसलिए एप्लीकेशन डिसमिस, मेरी जो एप्लीकेशन वो डिसमिस हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं कि अगर कोई कारण बताया जाता है कि देखिए इस कारण से हम अपीयर नहीं हो पाए,
तो ठीक है, फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहेगी इट्स ओके, सुन लेगी अपील। ठीक है, सच एन ऑर्डर में ऑन गुड कोज बीइंग शोन विद इन 30 डेज ऑफ सेड ऑर्डर। ठीक है, तो जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने एक्स पार्टी डिसीजन दिया था, एक्स पार्टी डिसीजन दिया था, या फिर डिसमिसल ऑफ एप्लीकेशन का डिसीजन दिया था, अगर उसके 30 दिन के अंदर पार्टीज कोई जेन्युइन रीजन बता देती है, सफिशिएंट कोज बता देती है, तो फिर पिघल जाएगा, कंट्रोलिंग अथॉरिटी शांत हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो रीहर्ड करेगी, सुनवाई कर देगी, कोई बात नहीं, पार्टीज को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा अपोजिट पार्टी को। ठीक है, रीहियरिंग होने वाली है। ठीक है, तो मान लीजिए एम्प्लॉय अपीयर हो गया, एम्प्लॉयर फिर अपीयर नहीं हुआ, तो पहले तो क्या दे दिया, एक्स पार्टी डिसीजन दे दिया। अब एम्प्लॉयर पहुंच गया कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, देखिए जी ये कारण रहे मैं पेश नहीं हो पाया, अपीयर नहीं हो पाया, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है कि नोटिस भेजेगी एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉयर को भी, हाँ भाई ठीक है, ये टाइम दे रहे हैं हम आपको अपीयर होने का, पर ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना होगा, 14 डेज का नोटिस देना है। ठीक है, दूसरी पार्टी को अपीयर होने के लिए। सिटिंग्स ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो उनको सही लगता है उस हिसाब से वो सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, सिटिंग्स ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल बी हेल्ड एट सच टाइम्स एंड सच प्लेसेस एज ही मे फिक्स एंड ही शैल इन्फॉर्म द पार्टीज ऑफ द सेम इन सच मैनर एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो सही लगता है उस हिसाब से वो उनकी जो सिटिंग बुला सकता है कि हाँ जी यहाँ पे आपने पेश होना है, इतने टाइम पे इतने बजे पेश होना है। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी में ऑथराइज ए क्लर्क ऑफ हिज ऑफिस टू एडमिनिस्टर ओथ्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एफिडेविट्स। ठीक है, अब पार्टीज ने एफिडेविट देने हैं, कसमें खानी है, ठीक है, ये हम कसम खा के कहते हैं, सच बोलेंगे ऐसे वैसे, तो अब किसी अपने जो ऑफिस के क्लर्क को ऑथराइज कर सकता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी कि हाँ जी आप इनसे कसमें खिलवाओ जिससे एफिडेविट फाइल कर सकें। पावर टू इशू सम्मन, ये कहता है पेश होने के लिए सम्मन इशू करना। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर हिम ईदर अपॉन और विदाउट एन एप्लीकेशन बाय एनी ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे उसको खुद को लगता है तो खुद, या फिर एप्लीकेशन ने कहा, एप्लीकेंट ने कहा कि हाँ जी उसको बोला जाए अपीयर होने के लिए, तो तब कर सकता है। ठीक है, इन्वॉल्व इन द प्रोसीडिंग बिफोर हिम एंड ऑन सच टर्म्स एज मे अपीयर टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी जस्ट, जिसको सही लगती हैं, issuing summons to any person in form P either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place। ठीक है, तो जहाँ पे उसको खुद लगता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को तब, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है तब, या फिर क्या है कि पार्टीज ने कहा तब, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी सम्मन इश्यू कर सकते हैं पेश होने के लिए। ठीक है, एविडेंस देने के लिए। मोड ऑफ इशूइंग सम्मन्स, तो कहते हैं कि देखिए जो सम्मन है, ठीक है, जैसे जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत जो प्रोसीजर बताया गया है सम्मन इशू करने का, उस हिसाब से किए जाएंगे। ठीक है, कोई भी नोटिस है, सम्मन है, प्रोसेस है, ऑर्डर है, इशूड बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी मे बी सर्व्ड ईदर पर्सनली और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, acknowledgement due or in any other manner as prescribed under code of civil procedure, where there are numerous persons as parties to any proceedings before the controlling authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by the authorized person, the service of notice on the secretary, or where there is no secretary on the principal officer of trade union association or on the authorized person shall be deemed to be service on such person। ठीक है, तो जहाँ पे उस जो पर्टिकुलर झगड़ा हुआ है, ठीक है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ, तो वो एम्प्लॉय जो है वो क्या है कि एक जो ट्रेड यूनियन के जरिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पर्सनस इन्वॉल्व इन दैट एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे जो ट्रेड यूनियन का जो सेक्रेटरी है, ठीक है, उसको नोटिस इशू किया जा सकता है, सम्मन इशू किया जा सकता है। ठीक है, अगर सेक्रेटरी नहीं है तो जो प्रिंसिपल ऑफिसर है उस ट्रेड यूनियन का, ठीक है, उस संस्था का, तो उसको वो क्या है इशू किया जा सकता है। ठीक है, सम्मन या नोटिस। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बाय द एम्प्लॉयर, if a finding is recorded that applicant is entitled to payment of gratuity under the act, so controlling authority shall issue a notice to the employer concerned in form R specifying the amount payable and directing payment thereof to applicant under the intimation to a controlling authority within 30 days from the date of receipt of notice by the employer। तो टाइम दिया जाएगा कि भैया अब डिसीजन आ गया है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, तो 30 दिन के अंदर क्या है कि डिसीजन के 30 दिन के अंदर पे कर दो ग्रेच्युटी। ठीक है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस बाय द एम्प्लॉयर, कॉपी ऑफ नोटिस शैल बी एंडोर्स्ड टू द एप्लीकेंट एम्प्लॉय या नॉमिनी या लीगल एयर एज द केस में भी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल हुआ है, कुछ खास इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कहते हैं कि देखिए पहली बात तो क्या थी, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी, यहाँ से कथा शुरू हुई थी। तो शुरुआत कहाँ से हुई भी, कहते हैं कि देखिए जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयर है वो क्या है कि नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर क्या है कि मना करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती ठीक है ग्रेच्युटी की,
या ग्रेच्युटी देने से ही मना कर देता है, ठीक है। या फिर क्या है कि कहता है कि आपके तो पैसे इतने बनते हैं, आप तो ज़्यादा मांग रहे हो, ठीक है। या फिर क्या है कि जब ग्रेच्युटी जब पेबल हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर नोटिस ही नहीं देता पार्टीज को कि आपकी ग्रेच्युटी इतनी बनती है। तो जो एम्प्लॉई है या लीगल एयर है या नॉमिनी है वो अपील कर सकता है, यानी कि अप्रोच कर सकता है कि उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। अब वो करना कब है, तो ये रीज़न अराइज हुआ, कोज अराइज हुआ उसके 90 डेज के विदिन। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है अगर सफिशिएंट कोज है, सफिशिएंट रीज़न है, तो ये 90 डेज के बाद भी क्या है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है कि इन पर्सन जमा करवा सकते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा जमा करवा सकते हैं। आर डायरेक्शंस इशूड बाय अथॉरिटी, तो यहाँ पे कहते हैं कि देखिए एप्लीकेशन आ गई कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या है कि पार्टीज को फॉर्म ओ में नोटिस इशू करेगी, पेश होने के लिए बताएगी, एक टाइम, एक दिन, एक समय बताएगी सारा, ठीक है। अब पार्टीज को पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर स्थान पे पेश होना है। अब मान लीजिए जिसके, अब जो एम्प्लॉय ने एप्लीकेशन लगाई थी या फिर लीगल एयर ने या नॉमिनी ने, अब एम्प्लॉयर को कहा गया पेश होने के लिए, एम्प्लॉय तो अपेयर हो गया बट एम्प्लॉयर पेश नहीं हुआ, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की फेवर में क्या है, या लीगल एयर या नॉमिनी की फेवर में एक्स पार्टी डिसीजन दिया जा सकता है। या मान लीजिए एम्प्लॉयर आ गया बट एम्प्लॉय नहीं आया या लीगल या नॉमिनी नहीं आया, या फिर तो क्या है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन लगाई थी एम्प्लॉय ने, नॉमिनी ने या लीगल एयर ने, उस एप्लीकेशन को डिसमिस किया जा सकता है, क्लियर, ठीक है। बट हाँ, अगर अगले 30 दिन के अंदर हाथ जोड़ के आ जाता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय या लीगल या नॉमिनी जो भी है, ठीक है, तो वह उस केस में क्या है कि अगर सही लगता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो वो क्या है कि पिछला जो एक्स पार्टी डिसीजन था या डिसमिसल का जो ऑर्डर था उसको कैंसिल कर सकता है, तो पार्टीज की सुनवाई द्वारा स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाएगा, पर कम से कम समय कितना दिया जाएगा, 14 दिन का, एटलीस्ट 14 डेज नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक ये पॉइंट था लेटर ऑफ अथॉरिटी वाला भी था कि जहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या लीगल या नॉमिनी, ठीक है, खुद अपीयर नहीं होना चाहता, किसी को अपॉइंट करना चाहता है कि मेरे ब्याह पे ये अपीयर होगा, ठीक है, तो जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस बंदे को, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वगैरह को, तो वो क्या है कि एक लेटर ऑफ अथॉरिटी देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, बताएगा कि हाँ जी मैं ऑथराइज किया गया हूँ उस पार्टी द्वारा, ठीक है। अब जो भी वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, ऑथराइज बंदा है, वो जो भी वहाँ पे जो बात रखेगा तो माना जाएगा कि यानी कि इस एम्प्लॉई ने या एम्प्लॉयर ने वो बात रखी है, ठीक है। जो भी डिसीजन आएगा तो जो भी पार्टी है वो उसे बाउंड हो जाएगी, ठीक है। और सिटिंग ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी पता ही है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो सही लगता है उस हिसाब से वो सिटिंग करती है, टाइम वगैरह तय करती है, पार्टीज को बता देती है। और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने किसी क्लर्क को ऑथराइज कर सकती है कि हाँ जी जो कस्में वगैरह खिलवाने के लिए एफिडेविट लेने के मकसद से, ठीक है। और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसने सम्मन इशू करने हैं, नोटिस इशू करने हैं, वो एज पर द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1900 एक्ट के अकॉर्डिंग सम्मन वगैरह इशू कर सकती है, ठीक है। और जो भी डिसीजन आएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, अब जो सीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी आएगा, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी नोटिस जारी करेगी एम्प्लॉयर को भी तुमने देने हैं पैसे, तो जो नोटिस मिलेगा एम्प्लॉयर को तो उसके 30 दिन के अंदर उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है ना, सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट है, भी कहते हैं कि देखिए तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पावर क्या है, कहते हैं कि देखिए जैसे सिविल प्रोसीजर कोड के तहत एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं सम्मन इशू करने की, ठीक है, सम्मन इशू करने की, कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने की, पार्टी को अपीयर होने के लिए कहने की, एक्स पार्टी डिसीजन देने की, ठीक है, एक्स पार्टी डिसीजन कैंसिल करने की, तो सभी पावर किसके पास है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास भी हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन द कोर्ट, ये कोर्ट कौन है, ये सिविल कोर्ट, ठीक है। की बात किसकी कर रहे हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो सभी पावर होंगी एक सिविल कोर्ट के पास होती है, जो सिविल सूट को ट्राई करते समय, ठीक है। जैसे कि पार्टीज को अटेंड करने के लिए कहना, एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पार्टी, कि आइए पेश होइए और कसम खाइए, ठीक है। और कहना किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कहना, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या एफिडेविट के ऊपर एविडेंस मांगना, बताया ना कि कसम खा के बोलो या एफिडेविट दो ऑन ओथ, ठीक है। और इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जो गवाह है उसको एग्जामिन किया जाए, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ऑर्डर जारी करना, ठीक है। पार्टी को पेश होने के लिए कहना, डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने के लिए कहना, ठीक है, कोई ऑर्डर जारी करना कि हाँ जी विटनेस को क्या है एग्जामिन किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अपील अगेंस्ट द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये बढ़िया है। ये कहते हैं कि अभी तक तो क्या था, सारा कुछ किसके हाथ में था, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के हाथ में था। अब मान लीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई या लीगल या नॉमिनी सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाए, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं कि एनी पर्सन अग्रीड बाय एन ऑर्डर में विद इन 60 डेज, तो डेज याद रखने हैं,
विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर, जब कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑर्डर आएगा उसके 60 दिन के अंदर अपील की जा सकती है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या सच अथॉरिटी जिसको क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। तो अपील अगेंस्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो कहाँ जाएगी, टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कोई ऐसी अथॉरिटी जिसको क्या है ऑथराइज कर रखा है किसने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ही। ठीक है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के खिलाफ अपील हो सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास या कोई और अथॉरिटी जिसको ऑथराइज कर रखा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। और अपील याद रखिए होनी कब है, 60 डेज के अंदर। तो ऑर्डर मिला है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, रिसीव हुआ उसके 60 डेज के विद इन। और सिंपल, ये टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है जहाँ सफिशिएंट कॉज पाया गया। ठीक है, जहाँ पे क्या 60 डेज क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है, तो सफिशिएंट कॉज जहाँ पे पाया गया, जेन्युइन रीजन पाया गया, सफिशिएंट कॉज पाया गया, तो वहाँ पे टाइम एक्सटेंड हो सकता है। बट याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज तक। ठीक है, एक्सटेंड द सेट पीरियड बाय फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। ठीक है जी, तो टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज थी, तो प्लस 60 डेज तक एक्सटेंशन मिल सकती है। तो ऑर्डर रिसीट हुआ, ऑर्डर रिसीव हुआ कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, उसके 60 डेज के अंदर अपील करनी है टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या एनी अथॉरिटी ऑथराइज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अपील करनी है 60 डेज के विद इन द रिसीट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी हुआ है। ठीक है, अब फर्दर 60 डेज तक एक्सटेंशन मिल सकती है इन केस ऑफ सफिशिएंट कॉज। बिल्कुल सिंपल। फिर कहते हैं कि देखिए अब जो अपेलेट अथॉरिटी का डिसीजन आएगा, यानी कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटी जो ऑथराइज बाय थी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो वो क्या कर सकती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन को क्या कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है या उसको रिवर्स कर सकती है। ठीक है, पर ध्यान रखिए कि पार्टीज को पूरा सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन क्या है। अब मान लीजिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया उसके डिसीजन को कह सकती है कि ठीक है ये तो कंफर्म कर दिया, या कुछ चेंजेस कर दिया, कुछ ठीक है कुछ गलत है, या फिर ख़त्म ही कर दिया, ठीक है आपका डिसीजन बिल्कुल गलत है, तो मॉडिफाई कर सकती है, कंफर्म कर सकती है या रिवोक कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ ग्रेच्युटी। अब कहते हैं कि मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है और ग्रेच्युटी ड्यू होने के 30 दिन के अंदर उसने पे करनी है, और मान लीजिए वो पे नहीं करता, तो क्या करें, एम्प्लॉयर जो है वो ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा है एम्प्लॉय को जो पे करनी बनती है, तो क्या किया जाए, तो उसे लाइक एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ये रिकवर किया जा सकता है, लाइक एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, याद रखिएगा। चलिए, ये ग्रेच्युटी पेबल अंडर दिस एक्ट इज नॉट पेड बाय एम्प्लॉयर विद इन 30 डेज ऑफ द ड्यू डेट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। ये हमने सारा किया। ठीक है, एक तो क्या है कि एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक, किसको, डुप्लीकेट में किसको, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, अभी हम करके आए थे। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या है कि पार्टीज को सुनवाई का मौका देगी सबको। ठीक है, एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर देगी किसको, ठीक है, एक रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करेगी जो अपना कंट्रोलिंग अथॉरिटी है टू द कंट्रोलर, ठीक है, फॉर दैट अमाउंट टुगेदर विद द कंपाउंड इंटरेस्ट देन, वो याद है डिले के लिए कितना था ब्याज, 10% पर एनम एट द प्रिस्क्राइब डेट फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपायरी प्रिस्क्राइब टाइम टिल द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, इतना साथ में ब्याज है। मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या है, तो कहते हैं जो ब्याज है वो जितनी ग्रेच्युटी की अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो कलेक्टर को ये रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, कलेक्टर का जिम्मा लगाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्या है कि जो कलेक्टर है उसने रिकवर करना है। ठीक है, जैसे लाइक एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर किए जाते हैं उस तरीके से। सो सिंपल है, रिकवरी का प्रोसीजर क्या है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कलेक्टर को एक ऑर्डर जारी करेगी, ठीक है, रिकवरी का, और जो कलेक्टर है वो एम्प्लॉयर से रिकवरी करेगा लाइक एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवरी जैसे होती है वैसे की जाएगी, और जो अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी है वो प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट बन रहा है, ब्याज बन रही है वो, ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा मिला जुला के क्या है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कलेक्टर को एक रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करेगी कि हाँ जी आपने रिकवरी करनी है ये। ठीक है, कलेक्टर वो सारी रिकवरी करके देगा। ठीक है, लाइक एरियस ऑफ लैंड रेवेन्यू होता है कि यानी कि जैसे अगर एम्प्लॉयर नहीं पे कर रहा उसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं वो जब्त की जा सकती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह जब्त की जा सकती हैं। नेक्स्ट है पेनल्टीज़ का। कहते हैं कि देखिए जो भी एक्ट की वायलेशन कर रहा है, ठीक है, whoever for purpose of avoiding any payment to be paid by himself under this act, खासकर एम्प्लॉयर, और enabling any other person to avoid such payment हेल्प करता है, जानबूझ के मेक्स और कॉज टू बी मेड एनी फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months या फाइन अप टू ₹1000 और बोथ। यही समस्या है हमारे कानूनों की, पुराने कानून बने हुए हैं। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे,
या तो 1000 रुपये तक दे दो, या 6 महीने की जेल है, या दोनों है। मान लीजिए अब रिश्वत दे देते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो जेल तो होगी नहीं, चलो 1000 रुपये फाइन दिया निकल गए, बताओ। ठीक है, तो कहते हैं कि एम्प्लॉयर हु कॉन्ट्रावीन्स, तो जो और लिख देते हैं ना, सारी गड़बड़ यहाँ पे आ जाती है। कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो कॉन्ट्रावीन करता है या डिफ़ॉल्ट करता है, इस एक्ट की प्रोविजंस को वायलेट करता है, ठीक है, रूल या ऑर्डर है, तो इम्प्रिजनमेंट क्या है, 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या फाइन हो सकता है 1000 रुपये तक, या दोनों। तो पहला क्या था कि जहाँ पे वो क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट टू बी मेड बाय हिमसेल्फ अंडर दिस एक्ट, इनेबलिंग अंडर एनी अदर पर्सन टू अवॉइड सच पेमेंट। ठीक है, तो पेमेंट देने की इच्छा नहीं है, अवॉइड करते हैं पेमेंट, या किसी बंदे या एम्प्लॉयर को हेल्प कर रहे हैं पेमेंट को ना देने में, ठीक है, तो वहाँ 6 महीने की जेल है, या फिर क्या है 1000 तक फाइन है, या दोनों है। जहाँ पे कहते हैं एक्ट की, रूल की, डायरेक्शन की वायलेशन हुई है, वहाँ क्या है जेल जो है 1 साल तक है, फाइन 1000 तक की है, या फिर दोनों है। वेयर द ऑफेंस रिलेट्स टू नॉन पेमेंट ऑफ एनी ग्रेचुटी पेबल अंडर दिस एक्ट, एम्प्लॉयर शैल बी पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। कहते हैं कि जहाँ पे नॉन पेमेंट की बात आ रही है, ग्रेचुटी पे नहीं करी, ये इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स जो है उसको जेल हो सकती है, शैल नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स, कम से कम 3 महीने की, ये बढ़िया है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कम से कम कितने, 3 महीने जेल, अनलेस कोर्ट ट्राइंग द ऑफेंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ ओपिनियन दैट लेसर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और टर्म इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन वुड मीट द एंड ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो कहते हैं कि जहाँ पेमेंट नहीं दी उसने, डिले कर रहा है, तो वहाँ पे जेल कितनी है, कम से कम 3 महीने की है, कम से कम जेल कितनी है, 3 महीने की है। ठीक है, बट कोर्ट को अगर सही लगता है कि देखिए यहाँ पे जेल कम होनी चाहिए, या फिर फाइन ही इनफ है यहाँ पे, ठीक है, तो कोर्ट को जैसा सही लगेगा वैसा वो कर सकता है। तो कहते हैं एग्जाम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लिबिलिटी इन सर्टन केसेस, जहाँ पे कहते हैं कि देखिए अब एक एम्प्लॉयर है जो जिसके ऊपर चार्ज लगा है कि अभी वो पुनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ही शैल बी इंटाइटल्ड अपॉन द कंप्लेंट ड्यूली मेड बाय हिम and on giving a complainant not less than 3 clear days notice in writing of his intention to do so, to have any other person on whom he charges as the actual offender brought before the court at the time appointed for hearing the charge, and if after the commission of the offence has been proved, employer proves to be satisfaction of the court that he used his diligence to enforce the execution of this act, and that the said other person committed the offence in the question without his knowledge, consent or connivance, that other person shall be convicted of offence and shall be liable to like punishment as if he was the employer. Employer shall be discharged from any liability under this act in respect of such offence। बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए एक प्रोप्राइटरशिप है, मान लीजिए, तो ये है एक्स एन कंपनी है मान लीजिए, तो मिस्टर एक्स क्या है, प्रोप्राइटर है यहाँ पे, और बंदे यहाँ काम करते हैं 200 के करीब। ठीक है, अब एक्स ने क्या है कि सारा काम काज किसको दे रखा है, मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई मान लीजिए मैनेजर है, ठीक है, इस फैक्ट्री का, इस कंपनी को, इस फैक्ट्री का क्या है कि मैनेजर है। ठीक है, तो सारा जो तामझाम है, लेन देन, सारा किसके हाथ में है, मिस्टर वाई के हाथ में है। अब मान लीजिए इनका एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उसको क्या है कि 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं ड्यू हुए, ग्रेजुटी पे नहीं गई। ठीक है, तो अब जेल में तो डालने की बात हो रही है इसको कि एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया, प्रोप्राइटर ने पे नहीं किया। अगर ये प्रोप्राइटर पे अप्रूव कर देता है कि देखिए जो गलती हुई है वो मेरी नहीं है, मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रखी है वो वाई की लगा रखी है, और आप वो रिकॉर्ड देता है, सारी गवाही देता है, डॉक्यूमेंट देता है कि देखिए सारा कुछ कौन करता है, मिस्टर वाई ही हमारा तामझाम संभालता है सारा, हमारी जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, इतना हमारा बिजनेस फैला हुआ है, तो सारा काम मैंने मिस्टर वाई को दे रखा है, यही सारा कुछ देखता है, तो मुझे तो पता भी नहीं, मेरी नॉलेज के बिना ये ऑफेंस कमिट हुआ है, और सारा जिम्मा इसका है, गलती इसकी है, तो कोर्ट इसको छोड़ के इसको पकड़ सकता है। ठीक है, तो जेल है इसको डाली जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मिस्टर वाई जो एक्चुअल में एम्प्लॉयर नहीं था, अब उसे ही एम्प्लॉयर ट्रीट कर लिया जाएगा, सजा जो मिलेगी या पनिशमेंट जो होगी वो सारी मिस्टर वाई को होगी। ठीक है, सिंपल हो गया। तो यहाँ एम्प्लॉयर बच के निकल सकता है जहाँ प्रूव कर दिया जाता है कि उसने जो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज की है उसकी कोई गलती नहीं है, गलती किसी और की है, और ये प्रूव कर दिया जाता है। ठीक है, फिर कहते हैं कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंस, तो कोई भी कोर्ट इस एक्ट के तहत कोई भी केस नहीं सुनेगा जब तक कि जो कंप्लेंट की गई है वो की गई है मेड बाय या फिर अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कोर्ट क्या है कि तभी आएगा पिक्चर में जब जो शिकायत की गई है, कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है, वो बाय या अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करवाई गई है। वेयर द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी हैज नॉट बीन पेड या रिकवर्ड विद इन 6 months फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, appropriate government shall authorize the controlling authority to make a complaint against the employer
वेयर अपॉन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑथराइजेशन मेक सच कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन टू ट्राई द ऑफेंस। यहाँ पे क्या कहते हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है इसमें, कहते हैं कि देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि कोर्ट जो है इसको तभी हेयर करेगा जब क्या है कि जो कंप्लेंट की गई है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा की गई है या इसके द्वारा ऑथराइज कोई बंदा है उसके द्वारा, ठीक है, तभी ये क्या है कोर्ट हियरिंग करता है। अब कहते हैं कि मान लीजिए कि ग्रेच्युटी जब पे हो जानी चाहिए थी इस टाइम तक, उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, तो एम्प्लॉयर तब भी ग्रेच्युटी नहीं दे रहा, तो कहते हैं जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है कि हाँ जी तुम क्या है कि एप्लीकेशन लगाओ कोर्ट में, ठीक है, तुम क्या है कंप्लेंट करो कोर्ट में, ठीक है। वैसे क्या है कोर्ट जो है हियरिंग तब करता है जब क्या है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगाए, कंप्लेंट लगाए या उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज बंदा। अब कहते हैं कि मान लीजिए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, एम्प्लॉयर क्या है कि ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है कि भैया तुम कंप्लेंट फाइल करो। तो कहते हैं कि जब ये ऑथराइज किया गया है, ठीक है, उसके 15 डेज़ के अंदर क्या है कि ये कंप्लेंट फाइल कर देगा विद इन 15 डेज़। तो पहले क्या है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसने ऑथराइज किया कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और जिस दिन ये ऑथराइज किया गया उसके 15 डेज़ के अंदर क्या है कि कोर्ट को एप्लीकेशन लगा दी गई, सिंपल, ठीक है। फिर क्या है कि कहते हैं कि जो केस की सुनवाई करेगा वो कौन सा कोर्ट कर सकता है, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, उससे नीचे वाला कोर्ट क्या है केस की सुनवाई नहीं कर सकता। तो सिंपल हो गया। तो कहते हैं कि देखिए कोई भी कोर्ट केस की सुनवाई तभी करेगा, कोई भी कोर्ट केस की सुनवाई तभी करेगा जब वो कंप्लेंट की गई है किसके द्वारा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा या कोई व्यक्ति जो ऑथराइज है बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कहते हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयर क्या है कि जब ग्रेच्युटी जब पेबल है उसके बाद 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं पे नहीं कर रहा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकती है कि भैया तुम कंप्लेंट करो किसमें, कोर्ट में, ठीक है। तो अब जैसे ही वो ऑथराइजेशन आएगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑथराइजेशन के 15 डेज के अंदर वहाँ पे क्या है कंप्लेंट फाइल कर देगा कोर्ट में। तो कोर्ट जो है कहते हैं कि प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होना चाहिए या फिर क्या है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से नीचे का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेच्युटी, अटैचमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि देखिए जो ग्रेच्युटी है वो कल को मान लीजिए एक बंदा कोई सिविल केस है या कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो किसी भी केस में क्या है कि उसकी जो ग्रेच्युटी है वो अटैच नहीं की जा सकती। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है एम्प्लॉय था, बाद में उसने कोई फ्रॉड कमिट किया, कुछ हुआ, ठीक है, अब उसकी कहते हैं कि जो ग्रेच्युटी है वो अटैच नहीं हो जाती किसी तरीके से, आप क्या है किसी कोर्ट की डिक्री से या कोर्ट की किसी ऑर्डर से, बेशक वो सिविल है, रेवेन्यू है, क्रिमिनल है, तो किसी प्रकार से भी क्या है कि एक एम्प्लॉय की आप ग्रेच्युटी को अटैच नहीं कर सकते। इट इज़ ए मटेरियल एज टू whether the gratuity is payable or is payable to employee under the act or is in an establishment exempted under section 5। बेशक कहते हैं कि ग्रेच्युटी जो है इस एक्ट के तहत पेबल है या एक मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है वो इससे बढ़िया ग्रेच्युटी पे कर रहा है या एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तब भी ग्रेच्युटी क्या है जो बनती है एम्प्लॉय की उसको अटैच नहीं किया जा सकता किसी भी हालात में, ठीक है। तो ग्रेच्युटी एक्ट जो है बहुत आसान था, सिंपल था। मेन एक चीज़ आपने देखा होगा ये प्रोसीजरल एक टाइप का लेजिस्लेशन था, ठीक है। इसमें याद रखने वाली तो क्या है, वैसे है तो सब्सटेंटिव लेजिस्लेशन है क्योंकि एम्प्लॉय के राइट तय करता है, बट प्रोसीजर था ज़्यादा इसमें, ठीक है। अब मोटी मोटी बातें याद रखने वाली क्या है इसमें, एक तो क्या है कि जो ग्रेच्युटी पेबल किसको है, एम्प्लॉय को पेबल है, ठीक है, या उसका जो लीगल एयर है या नॉमिनी को पेबल है, डेथ वगैरह हो जाती है, ठीक है। और जो नॉमिनेशन का कैसे किया जाना है, प्रोसेस कैसे थे वो आपको याद होगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन जो है वो करना क्या है कि जब साल की सर्विस हो जाती है तो करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे बंदे की कोई फैमिली नहीं है तो किसी को भी वो नॉमिनी बना सकता है, जो फैमिली एक्वायर करेगा तो 90 डेज़ के वजन क्या है नॉमिनी बना सकता है उसको, फैमिली के किसी व्यक्ति को, ठीक है। और कहते हैं कि जहाँ पे क्या है कि जो एम्प्लॉई है वो नॉमिनी बदलना चाहता है या नॉमिनी की डेथ हो जाती है पहले ही, तो फिर क्या है कि नया नॉमिनी क्या नॉमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। और फिर मेन जो था वो था कि जो ग्रेच्युटी है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो आपको याद होगा कि जो एम्प्लॉयर है तो वह क्या है कि जैसे ही ग्रेच्युटी पेबल होती है उसका वो 30 दिन के अंदर डिटर्मिनेशन करता है कि कितनी ग्रेच्युटी बनती है, और क्या है कि वो फॉर्म एल में क्या है कि एम्प्लॉय को इंटीमेट करता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी इंटीमेट करता है कि इतनी इसकी ग्रेच्युटी बनती है, ठीक है। और जहाँ पे झगड़ा होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय कहता है कि यहाँ पे मेरा तो इतना बनता है, ठीक है, तो वो क्या है कि झगड़ा जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रेफर किया जा सकता है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो डिसीजन देगी, ठीक है, उसके खिलाफ अगर पार्टी डिससेटिस्फाइड हैं तो वो अपील किसको कर सकती हैं, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को वो अपील कर सकती हैं या कोई जो अथॉरिटी
जो ऑथराइज बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो कोई भी जो कोर्ट है, ठीक है, जो प्रेसिडेंसी कोर्ट है या जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास है, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, उससे नीचे का कोर्ट कोई अपील नहीं सुनेगा, केस नहीं सुनेगा, ठीक है। और जो कोर्ट में जा कौन सकता है, एक तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जा सकती है, या कोई व्यक्ति, कोई भी अथॉरिटी जो ऑथराइज की गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा, वो जा सकती है, ठीक है। और जहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि जो एम्प्लॉयर है वो ग्रेच्युटी पे नहीं कर रहा ड्यू होने के बाद भी, तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ऑथराइज कर सकते हैं कि आप क्या है कि एप्लीकेशन लगा दो, कंप्लेंट लगा दो किसमें, कोर्ट में। तो जिस दिन वो ऑथराइजेशन होगा उसके 15 डेज के विदिन क्या है कि क्या है जो कंप्लेंट लगा दी जाएगी। उसके अलावा जो कॉन्टिन्यूस सर्विस वाला था, आपको याद होगा कि 5 साल की कम से कम कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, 5 ईयर्स की कम से कम क्या है कॉन्टिन्यूस सर्विस होनी चाहिए, तब जाके ग्रेच्युटी मिलती है, ठीक है। फिर उसमें आपको याद होगा कॉन्टिन्यूस सर्विस का क्या देखा था, आपको याद होगा माइन की केस में 190 डेज था, जो एस्टैब्लिशमेंट 6 दिन से कम काम करती है 190 डेज था, और जो सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ था एटलीस्ट 75% ऑफ ऑपरेशनल डेज था, और जहाँ पे अदर जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे 240 डेज था। आपको याद होगा कि जहाँ 6 महीने का देखना है तो 190 वाली जगह पे 95 आ जाएगा, और 240 की जगह 120 यानी हाफ हो जाएगा हर जगह, और 75% ऑपरेशनल डेज इन केस ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट। फिर आपको याद होगा कि ग्रेच्युटी देनी कितनी होती है। अगर सीजनल एस्टैब्लिशमेंट है तो एक सीजन के हिसाब से 7 दिन की सैलरी या वेजेस, ठीक है। अगर दूसरा है नॉर्मल केस है तो वहाँ पे क्या था कि जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है इंटू 15.26 और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि बिल्कुल सिंपल ये चैप्टर था, बिल्कुल सिंपल एक्ट है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है, एक बार मेरी वीडियो देखनी है, इसे एक बार बाद में रिवाइज करना है, तो कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। और लिख लिख के जरूर देखना है कि यहाँ भी जैसे मैं आपको लिख लिख के सारा बता रहा हूँ, तो ठीक है जी। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।